Expenses from non-integral associates and joint ventures would be presented in the investing category. Coming on to the next slide. नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी गगनदीप जी। नमस्कार गगन भाई, हाउ आर यू? नमस्कार सर जी। सर वॉइस नहीं आ रहा है। हैं? किसका जी? गगनदीप जी नमस्कार। किसका वॉइस? गगनदीप जी ने अपना माइक ऑफ कर रखा है अपने सिस्टम का, तो उनको कहाँ से आवाज आएगी? आगे सर। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। ऋषि जी बहुत दिनों बाद दिखे हैं। हाँ जी। ऋषि जी बहुत दिनों के बाद दिखे हैं। नहीं, ऋषि तो पिछली मीटिंग में भी आए थे। जी आए थे, पिछली मीटिंग में थे। हाँ जी। फोन दे दियो प्रधान मेरे को। और सर सब कुछ दे दिया ना। और एनसीसी क्राउन है सर, उसमें 2017 में सिर्फ एमजीडी 7 आ रहा है, एओसी 4 नहीं आ रहा। और 2018 मैंने वेलकम रमन जी। रमन जी नमस्कार जी। नमस्कार रमन भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। नमस्ते। गुड आफ्टरनून जी। भाई पैन सर कभी कभी ऑफिस में रह लेते हैं ना। तो रहते नहीं ऑफिस में। प्रभु जी ने मेल में लिखना बंद कर दिया है। बहुत टाइम हो गया, वो स्टार्टिंग में किया था प्लीज वेयर टाई, फिर हमने देखा यार टाई कोई इतनी जरूरी नहीं है। प्रभु जी पहन के नहीं आ रहे यार, कमाल है। अपने ऑफिस में बैठे हो गई साली टी शर्ट पे आना पड़ रहा आदमी को। सही कह रहे हो। सर मोटो स्ट्रॉन्ग करा दो स्टार्ट, अभी 20-22 मेंबर हो गए हैं। अटेंडीज के लिए ऑन कर रही है सर? करवाओ सर, करवाओ चालू। क्या कह रहे हो गगन जी? अटेंडीज के लिए ऑन कर दिया? अभी नहीं ऑन हो गया सर, हो गया ऑन। अटेंडी आ गए 16-17 अटेंडी। स्टार्ट करो राकेश भाई। हाँ जी मैडम, वो मोटो सॉन्ग स्टार्ट कर दें प्लीज। येष सुप्तेषु जागृति, येष सुप्तेषु जागृति, कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः, तदेव शुक्रं तदेव शुक्रद ब्रह्मा तद ब्रह्मा, तदेवामृतमुच्यते, तस्मिन् लोकः अस्मिन् लोकः शतः, सर्वे तदूना सर्वे कश्चनाद्यपि कश्चन, एतद्वैता 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 एतद्वैता। कन्वीनर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप अनाउंस किया करो जब भी ये मोटो सॉन्ग चले ना, तो सबको खड़ा होना चाहिए एक बार। मोटो सॉन्ग ना के टाइम में खड़ा होना चाहिए सब। जी जी सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, बाद में ध्यान नहीं रहेगा। नहीं कोई बात नहीं। तो यार ये अगर स्टार्टिंग में खड़ा करता है ना, कुछ लोगों को ये भी बोल देना भैया प्रॉपर ड्रेसिंग में आए।
जी जी आजकल ये भी बड़ा सभी को गड़बड़ हो जाता है नमस्कार। कई बार। जी जी I welcome all of you in your virtual shipping meeting on critical issues in annual financial statement. And today we have your senior most member, your founder member, Sir Yatendra Khemka ji with us, who will guide us and educate us on this critical issue which we are facing in preparing your financial statement. Because all of us know the audit period has started and now we have to finalize the balance sheets of our clients. And sometime कुछ ऐसा होता है, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे से हो जाती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं इन मिस्टेक्स को, अगर बट ड्यू टू सम इग्नोरेंस मिस्टेक हमारे से रह जाती हैं. एंड टू अवॉइड दैट मिस्टेक्स वी हैव रिक्वेस्टेड और Yatendra bhai to guide us all the members of your study circle, and especially I request Yatendra ji, while discussing this critical issue, please keep in mind the small and medium practitioner, the issue which we are facing in preparing your balance sheets. So now without taking much time, I straightway request Yatendra Khemka ji to please start the today deliberation. Over to Yatendra ji. थैंक यू कन्वीनर साहब राकेश जी, डिप्टी कन्वीनर प्रवीण जी, डियर फ्रेंड एंड सेंट्रल काउंसिल मेंबर प्रमोद जैन जी, एंड राजेश सलूजा जी, ऋषि जी, गगनदीप जी, लर्नेड स्पीकर रमन खाटूवाला जी, एंड ऑल अदर्स those are listening me and viewing this seminar. Thanks for giving this opportunity to interact with you on this crucial topic of critical issues with regard to final annual financial statement. And I hope this session will be beneficial for each one of us mutually, and learned speakers are there, learned persons are there on the screen and off the screen as well. And whenever they thought it fit that I am somewhere going wrong or they have the issues with regard to anything, they may raise their queries, and I will be happy that Pramod ji will reply other than me, because Pramod ji is there to reply. I will just speak. और उसमें से कितना तुमने रखा है? So और दूसरा तुमने मेरे को उसको दे दिया। nice. I just share my PPT for the benefit of all. मीडियम को ले जाओ, डिस्प्ले करो। ठीक है सर. जी सर, करिए स्टार्ट सर प्लीज. जी सर, फुल स्क्रीन पर. एक बार तेजा जी बोलो सबको रखने का है। अब आप फैक्ट्री में रमन जी जरा म्यूट कर लो अपने आप जी को। म्यूट कर लो रमन जी. जो भी लोग हैं आप सब म्यूट कर ले मेरे अलावा. जी मैंने ये देखा है जनरली जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमारी तैयारी नहीं होती है. हमारे को ये नहीं मालूम है हमारे को उस एंटिटी की क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है और हमारी रिपोर्टिंग में क्या क्या कवर होना है और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होना है. ये सबसे बड़ा दिक्कत वाला चीज मैंने देखी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. बहुत सारी जगह ये दिक्कत मैंने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम मैंने देखी कि हम ईयर्स टुगेदर, नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, ईयर्स टुगेदर हमारे को ये नहीं मालूम कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है और हमारे को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी रिपोर्ट अपनी इशू करनी है. तो सबसे पहले लेता हूं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. किन किन लोगों को कैश फ्लो, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज या एंटरप्राइज हैं जहाँ कैश फ्लो लगता है. तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो 3 क्राइटेरिया ये बताता है. Those entities whose turnover are more than 1 crore and up to 50 crore, an entity having borrowing more than rupees 1 crore and up to 10 crore, and holding subsidiary of above, right? मैंने इस चीज में ये देखा है कंपनीज में, तो फिर भी वैसे कंपनीज में भी बहुत दिक्कत है.
लेकिन कंपनीज में तो फिर भी हम ये कैश फ्लो की दिक्कतें पूरी कर लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म्स या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, उनमें ना हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसी के नाम में कुछ होता, ना कैश फ्लो होता, और ना नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ होता। मतलब टोटली मिसिंग होता है, और हम अपनी रिपोर्ट इशू कर रहे होते हैं उससे, अंडर उस एक्ट में कर रहे होते हैं या डिफरेंट एक्ट में कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा हमारे को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या कैश फ्लो की एप्लीकेबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, और है तो हमारे को उसको बनवाना चाहिए। अगर मैं कंपनीज एक्ट में चलूं तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी उनको छोड़ के सब पे लगेगा। लेकिन स्मॉल कंपनी की भी है, तो अगर यदि वो एक किसी कंपनी की होल्डिंग है, कई बार स्मॉल कंपनी होल्डिंग भी हो जाती है, और किसी कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस सब्सिडरी पे लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी है तो कैश फ्लो की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, और अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तब भी आ जाती है, और अगर एक कंपनी जो बॉडी कॉर्पोरेट है या किसी स्पेशल एक्ट में बनी हुई है तो भी उसकी एप्लीकेबिलिटी कैश फ्लो की आ जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कैश फ्लो हम सब एंटिटीज का जो भी मेथड है, डायरेक्ट मेथड, उससे बनाएं, और उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करते समय भी कवर करें। मैं देखता हूं कई बार कैश फ्लो हमने साइन कर दिया, लेकिन अपनी रिपोर्टिंग के समय जो हमारी रिपोर्ट है उसमें कैश फ्लो का जिक्र ही नहीं है, या कैश फ्लो का जिक्र है लेकिन कैश फ्लो ही नहीं साइन किया हुआ हमने। दोनों चीजें मैंने देखी है, और इनवेरिएबली ये मिस्टेक काफी लंबी होती है और बहुत जगह हो रही है ये। तो इस पे अब कारो किन पे एप्लीकेबल है, कारो इन कंपनियों पे नहीं लगेगा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उन पे सर्टेन जो कि हम सब ज्यादा लोग करते हैं कारो की एप्लीकेबिलिटी, और कि उसको प्राइवेट कंपनी है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल और सरप्लस मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए। टोटल बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और टोटल टर्नओवर रेवेन्यू, उसने रेवेन्यू बोला है, टोटल रेवेन्यू शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। तो ये तीनों कंडीशन में से यदि एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती, क्योंकि तीनों में एंड लगा हुआ है वहां पर, तो कारो की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। अगर एक भी कंडीशन ब्रीच होती है तो, और कारो की एप्लीकेबिलिटी होते हुए तो फिर हमारे को कारो की भी रिपोर्टिंग करनी है, और कारो की रिपोर्टिंग करने में काफी मेहनत का काम है। हम उसको ध्यान नहीं देते, कई बार वो हमारे से मिस्टेक से बहुत सारी चीजें अनअटेंडेड रह जाती है। तो जब कारो की एप्लीकेबिलिटी, हमारे को अपना चार्ट बनाना चाहिए कि कैश फ्लो की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, कारो की कहाँ है, ये चार्ट बना के जरूर रखना चाहिए हमारे को। फिर उससे ज्यादा आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इसमें बहुत दिक्कतें हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ना तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की मैट्रिक्स बनी हुई होती, ना हम उसको टेस्ट करते, ना हमारे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती कि उसके पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है और ये कंट्रोल है, और इसकी हमने ये टेस्ट चेकिंग की है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि उसकी टेस्ट चेकिंग की है। बहुत जगह मैं देखता हूँ, बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट में ये कवर होता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल तो है लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन हमने चेक किया है। तो आपने क्या चेक किया है, डॉक्यूमेंटेड है या नहीं है, लेकिन आपने कौन कौन से कंट्रोल चेक किए हैं, उसका क्या टेस्ट चेक है, उसका क्या सैंपलिंग है, वो आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या, कि परचेज टू पेबल क्या किया है, सेल्स टू रिसीवेबल्स क्या किया है, फिक्स्ड एसेट्स क्या किया है, कंप्लीटनेस क्या की है। तो वो सारी चीजें आपने की है क्या, 6, 5, 7 चीजें। तो बिना अगर चेक नहीं की और कल को दिक्कत आती है, तो जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली बैलेंस शीट्स हैं वो एक रीजनेबल साइज की होती है। लेकिन मैं देखता हूँ ऑडिटी अभी भी रिलक्टेंट है कि वो जगह वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बने ही नहीं है,
और ऑडिटर नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, मैंने ऐसी भी एंटिटी देखी कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की मैट्रिक्स बनाने का बिल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेज कर रखा है और उसी को वो चेक कर रहा है। आप समझ रहे? तो भाई ध्यान रखो कि आपको अगर आप बना भी रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेड नहीं करनी है आपको इंटरनल फाइनेंस। तो प्रैक्टिकली स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट क्रिएट द कंट्रोल मैट्रिक्स. He can just check whether that matrix which has been created by another expert is there or not. तो इस चीज का बहुत ध्यान से ये करना है। और 1% कंपनी और दूसरी विच हैज द टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ और 25 करोड़ तक, इन पे ये एग्जम्पशन है ये। और लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं डाली है, रिटर्न फाइल नहीं की है एनुअल रिटर्न, उसके लिए ये एग्जम्पशन नहीं है। प्लीज टेक केयर। बहुत सारी कंपनियां पीछे थी, हो सकता है आज भी हो। इवन अगर एक भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिटर्न उसने नहीं डाली है और उससे पहले आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का ये लिमिट खत्म हो जाएगी और आपको उस पर रिपोर्ट करना है। तो ये आप लोगों को एक अच्छे से चार्ट बना के आपको रखना है। फिर मैं देखता हूं कि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग करते हैं। एक तो कंसोलिडेशन में बहुत गलतियां हैं, इनवेरिएबली गलतियां हैं, और इवन होल्डिंग सब्सिडरी की कंसोलिडेशन में गलती है। फॉरगेट अबाउट होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स, फॉरगेट अबाउट होल्डिंग सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स। होल्डिंग सब्सिडरी में कई बार तो एसोसिएट हम करते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हम पूछते ही नहीं एसोसिएट है भी या नहीं है कोई। कई बार हम होल्डिंग सब्सिडरी भी नहीं पूछते, हमारे को डिस्क्लोज ही नहीं होता ढंग से, और ये मिस्टेक्स रहती है। तो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी में सबका कंसोलिडेशन होता है, चाहे होल्डिंग कंपनी की एसोसिएट और सब्सिडरी है, चाहे सब्सिडरी की सब्सिडरी और एसोसिएट है, उन सबका नीचे से लेकर ऊपर तक कंसोलिडेशन होना है। और 21, 23, 27 आई थिंक ज्वाइंट वेंचर के लिए है, और उसके अकॉर्डिंग यस 21, 23, 27 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका कंसोलिडेशन आपको अल्टीमेट होल्डिंग में करना है, और थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ लें, कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉक ऑफ होनी है, इन्वेस्टमेंट डेट से पहले उसका गुडविल और रिजर्व्स को कैसे क्रिएट करना है, इक्विटी मेथड जो हम इसका करते हैं एसोसिएट का, वो इक्विटी मेथड क्या है, उसका कंसोलिडेशन क्या है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर लाइन आइटम कितने परसेंटेज पर किस तरह से लेना है। ये तीनों चारों चीजें बहुत ध्यान से, आजकल इनवेरिएबली जो ग्रुप्स के काम करते हैं वहां कहीं ना कहीं ये इश्यू होता है। और ये इश्यू नहीं है, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी के भी इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं। हम एंटिटीज के ऑडिट तो कर रहे हैं, दोनों एंटिटी के कर रहे हैं, एक एंटिटी ने लिख दिया रिलेटेड पार्टी और दूसरे ने लिखा नहीं है, और हमने ऑडिट कर डाला उसका, और हम देख रहे हैं ये एंटिटी हमारे पास है। तो हमारे को अपना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। रिलेटेड पार्टी के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं जहां भी बड़े ग्रुप है, तो इसके लिए प्रॉपर चार्ट बना के प्रॉपर अपना एक चार्ट बना लें कि क्या क्या चीजें किस किस को एप्लीकेबल है, और क्या वो पूरी हो रही हैं आपकी सारी क्लाइंटों पे, और वो आप टेक केयर कर पा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कर पा रहे हैं। नहीं तो कल को कोई दिक्कत होगी तो समस्या है। ये बड़ा इशू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइनिंग का, कि कौन सा एक पर अप्रूवल लिखा है, वहां पर साइनिंग लिखा है, दो डायरेक्टर अलग है। मैं तो पीछे भी देखता रहा कि साइनिंग हो जाती है
बैलेंस शीट की एक आदमी बैठा हुआ है नॉर्वे में और एक इंडिया में डायरेक्टर बैठा हुआ है, और पिछले साल तक तो ये रूल था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोर्ड मीटिंग में पास होते हैं वो वर्चुअल मीटिंग नहीं हो सकती। तो वो साइनिंग सेम डेट में कैसे होते हैं? ऑडिटर के साइनिंग होने या नहीं होने, ऑडिटर के साइनिंग नहीं होने परंतु हमारे को आइडेंटिफिकेशन के लिए साइन करने होते हैं। और उस डेट की क्या रेलिवेंस है? जो एक ही डेट लिखी होती है सब स्टेटमेंट में, क्या वो ऑडिटर की साइनिंग की डेट है या एक डायरेक्टर की साइनिंग की डेट है या दोनों डायरेक्टर की साइनिंग की डेट है या अप्रूवल वाली डेट है जो बोर्ड मीटिंग हुई है? बहुत ज्यादा क्लैरिटी लॉ में भी नहीं है। और इस साइनिंग के उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर बोर्ड की मीटिंग हुई है और दोनों ने बोर्ड ऑफ, आपको कम से कम अप्रूवल वाला जो रेजोल्यूशन है जिसमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होके बोर्ड ने अप्रूव किए हैं ऑडिटेड, उसका रेजोल्यूशन जरूर लेना चाहिए। उसमें कौन कौन प्रेजेंट थे उसका आपको अटेंडेंस जरूर मांगनी चाहिए। और कोशिश ये भी करनी चाहिए कि अगर कोई एनआरआई या दूसरे डायरेक्टर है तो उनका पासपोर्ट भी की भी कॉपी आप मंगवाएं। क्योंकि मैंने जब झगड़ा होता है ना आपस में तो सबसे पहले यही आपको पकड़ा जाता है। वो एक आदमी कहता है ये हुआ ही नहीं, मैं था ही नहीं, और ऑडिटर बेचारा लटक जाता। ठीक है वो अपन उस समय वो अपनी प्ली देगा और चीजें देगा, परंतु एक बार तो वो दिक्कत में आएगा ही आएगा। ये बड़ा क्रूशियल एरिया है साइनिंग का। और जो ये अब पेंडेमिक में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल की रिलैक्सेशन मिली है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में अब साइनिंग डिफरेंट प्लेसेस पे वो कैसे होगी, कैसे मीटिंग एडजॉर्न होगी, दोबारा कॉल होगी, मुझे नहीं मालूम। इसके प्रोसीजर को हमारे को सेट करना चाहिए और विद इन लॉ उसको कैसे हम लेके आए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी ने साइन ही नहीं की, कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं वहां पर, या है तो उसने साइन नहीं किया फाइनेंशियल, ना हमने मांगे ना हमें पता। तो भाई कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवा लो जहां जहां उसकी जरूरत है। तो ये प्रॉपर चार्ट बना के अपने पूरी कौन कौन से आपके क्लाइंट हैं, किस किस पे क्या क्या चीजें एप्लीकेबल हो रही हैं और कौन कौन सी आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो एक पूरा चार्ट बनाएंगे तो मेरे को कोई बहुत ज्यादा 2 घंटे अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका चार्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको उसका क्या क्या असाइनमेंट करते हैं वो भी साथ में लिख लें तो आपको बहुत इजी चार्ट हो जाएगा, आपको कंट्रोल चार्ट, जिससे कि आपको ये कंट्रोल शीट बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी कि ये मेजर पॉइंट्स हैं और इनका डिफॉल्ट ना हो जाए कि साइनिंग ऑफ स्टेटमेंट गलत ना चली जाए, आपकी रिपोर्टिंग जिस जिस चीजों पे करनी है वो हो जाए, कंसोलिडेशन कैश फ्लो इंक्लूड हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरे जो पॉइंट्स हैं उन पे मैं आता हूं, लेकिन इनवेरिएबली इन सब एरिया में बहुत मिस्टेक्स। इंटरनल ऑडिटर की कई बार हमारे को पता ही नहीं होता कहाँ इंटरनल ऑडिटर है, कौन सी एंटिटीज पे। एवरी लिस्टेड कंपनी, every unlisted public company having paid up share capital ₹50 crore or more during preceding financial year and turnover ₹200 crore or more during preceding financial year, outstanding loan and borrowing from bank or financial institution 100 crore or more। तो ये तीनों जो रिक्वायरमेंट है और है यहाँ पर, तो एक भी होगी इनमें से तो होगी, अगर कोई नहीं है तो नहीं होगी, राइट। और प्राइवेट कंपनी में 200 करोड़ और मोर टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ और मोर, तो यहाँ इंटरनल ऑडिटर की जरूरत है। तो आपको इंसिस्ट करना चाहिए बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर ये है तो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो और चाहे कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। और उन सभी में बहुत सारी फर्में होंगी आपको, जो इवन एचयूएफ में भी बहुत सारी फर्में मिल जाएंगी जो इससे ज्यादा की टर्नओवर कर रही होंगी।
तो ऐसा परसेप्शन नहीं है कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो हमारे को उसमें बहुत ज्यादा केयर ही नहीं करनी है। जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं इनवेरिएबली सभी एंटिटी पे लगते हैं एज फार एज रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इज कंसर्न। जो रिलैक्सेशन है वो केवल और केवल डिस्क्लोजर्स के लिए है, राइट। कंपनीज एक्ट के केस में सेकंड नंबर के लिए, सेकंड उसके लिए और उनके लिए सेकंड और थर्ड के लिए। अदरवाइज जहां तक मेजरमेंट और रिकॉग्निशन है वो सभी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करनी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमारे को। ऑडिट करने से पहले ये कुछ इंक्वायरीज हमारे को करनी चाहिए। whether loans and advances made by the company on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company। बहुत सारी लोन की एंट्रियां खड़ी होती है, हमें मालूम ही नहीं होता, उसके टर्म्स भी हम नोट टू अकाउंट में नहीं डिस्क्लोज करते और पता लगता है कि एफडी का ब्याज क्या कोई ब्याज ही नहीं ले रहे। अब तो थोड़ा सा 2-3 साल 4 साल से जब तक कंपनीज एक्ट नया आया है काफी चीजें ठीक हुई है पहले से, परंतु फिर भी अभी इश्यूज है। लोन को एडवांसेस में दिखला रखा है, एडवांसेस पड़े हुए हैं, यही नहीं मालूम एडवांसेस किस चीज का है, राइट। तो उसमें लोन भी है और एडवांस भी है। एडवांस में आप इंटरेस्ट की तो बात कर सकते हो, परंतु वो एडवांस भी है या नहीं है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या वो लोन ही है प्रैक्टिकली। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है, हम डॉक्यूमेंटेशन मांगते ही नहीं उसकी और एज एन ऑडिटर हमारे पास कुछ होता ही नहीं है। अब सेकंड नंबर है मियरली बाय बुक एंट्री। बुक एंट्री, खाली बुक एंट्री के मतलब क्या चीज है, आपको हम और सभी जानते हैं कि खाली बुक एंट्री के बेसिस पे क्या चीज हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है। तो हमारे को जो जर्नल एंट्रीज को है ज्यादा बेटर ढंग से टेक केयर करनी चाहिए और जर्नल एंट्री के थ्रू क्या क्या रोटेट हो रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। वेयर द कंपनी not being an investment company or banking company where so much of the assets of the company as consists shares, debentures and other security have been sold at a price less than that। तो ये बहुत बार हो जाता है, ये बहुत बार हो जाता है। पहले तो बहुत होता था, इनवेरिएबली होता था और ये पहले से ही है, लेकिन कुछ इस पे कभी रिपोर्टिंग मैंने किसी की भी देखी नहीं है, ना इंक्वायरी देखी है। तो अगर जेन्युइन भी है तो आपको इंक्वायरी करके उसको टेक केयर करना है। Whether loan and advances made by the company have been shown as deposit। अब ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, परंतु फिर भी उन्होंने कहा है कि हमारे को इंक्वायर करके तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर करनी है हमारे को कि हमने इंक्वायर किया नहीं किया मैनेजमेंट से, दोस्त सर्विस गवर्नेंस हमने लिख के पूछा ही नहीं पूछा उनसे। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैज बीन चार्ज टू रेवेन्यू, बहुत हो सकते हैं के मैनेजर पसंद के हो सकते हैं और किसी के भी हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान करने वाली बात है इसका भी। Where it is stated in the books and documents of the company that the shares have been allotted for cash, whether cash have been actually। अब ये वाली जो चीज है ना ये काफी फिर भी कंपनीज एक्ट में क्योंकि आ गया कि आपको अलॉटमेंट के विद इन 60 डेज आपको अलॉटमेंट करनी है और उसके वो कैश लेना है तो पेमेंट लेनी है, उसका प्रूफ भी देना है, तो ये काफी हद तक ठीक है। अभी भी उसमें थोड़े से इशू है, कोई इसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी लेके अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक मैनेज हो गई है। अभी मैं ऑडिटर्स रिपोर्ट पे मैं नहीं जाता हूं, अगर टाइम मिलेगा तो इसको बाद में करते हैं। क्रिटिकल इश्यूज पे मैं सबसे पहले आता हूं। जब भी हम ऑडिट चालू करें, हमारे को जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी लेवल क्या है जो हमारे को अभी दिया है उन्होंने, जो ट्रायल बैलेंस कायदे से तो हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ने देनी चाहिए ऑडिट से पहले, और हमारे को इंश्योर करना चाहिए
कि वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होके बोर्ड से हमारे पास आए, और फिर हम उसकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कट ऑफ का मतलब सारे एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट है तो 12 महीने का डला नहीं डला, और कोई प्रीपेड पोस्टपेड होना है तो वो हो गया नहीं हो गया, रेवेन्यू बुक हो गई नहीं हो गई, रेवेन्यू की कट ऑफ क्या है, किस हिसाब से है, उसकी एग्जिस्टेंस भी इस ट्रांजेक्शन की हो रही है नहीं हो रही, वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं ट्रांजेक्शन, राइट एंड ऑब्लिगेशंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमारे पास उसकी है नहीं है, और वैल्यूएशंस के जो इशू हैं वो प्रॉपर, जहां जहां वैल्यूएशंस की जरूरत है जिस चीज के लिए, वो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। ये सारी असर्शंस ऑडिट की हमारे को टू स्टार्ट द ऑडिट इन बिगिनिंग हमारे को सेट कर लेनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आपके पास चाहे टैली से ही निकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ना हो, वो साइंड होके जो आपके पास आई वो होनी चाहिए, और उसके बाद कोई भी वोचर पड़े तो ऑडिट वोचर होना चाहिए। जब हम आज से 30 साल पहले जब ये कंप्यूटर नहीं थे और जब हम ऑडिट करते थे तो कोई भी एंट्री होती थी, चाहे कास्टिंग का एरर होता था, चाहे पोस्टिंग का एरर होता था, चाहे और कोई एरर होता था, वो सारे वोचर्स के माध्यम से जाते थे। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है, सीधा जाते हैं आदमी, टैली में जाते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर में जाते हैं जहां वो चेंज हो जाता है, बहुत सारे सेप भी चेंज हो जाते हैं, राइट, ईआरपी जो बहुत सारे चेंज करके वो एंट्रियां कर देते हैं, परंतु कुछ जगह कंट्रोल है, कुछ जगह नहीं है। तो मेरा ये मानना है जब आप ऑडिट चालू कर लें तो इंश्योर करें कि जो भी ऑडिट के वोचर हैं वो सेपरेटली आप उसकी नोटिंग करें, और आपने कौन कौन से वोचर डलवाए उसकी भी नोटिंग करें, उसकी एक कॉपी जरूर प्रिजर्व करके रखें। नहीं तो आपका क्या ऑडिट हुआ, पता लगा पूरा ऑडिट कट जा रहा, सारा टैली में आपने करेक्शन करवा दी, आपके पास कोई क्वेरी ही नहीं बची, आपने क्या रिजोल्व करवाया और कैसे रिजोल्व करवाई क्वेरी, आपके पास कोई नोटिंग ही नहीं होती प्रैक्टिकली। मैं बड़ी से बड़ी फर्म का बता सकता हूं, बड़ी से बड़ी फर्म का, कि ना कोई क्वेरी नोट होती ढंग से, और वो कैसे रिजोल्व हुई है वो भी नहीं होता। पहले हमारे पास होता था कि वो क्वेरीज और वो दोनों हम उसको प्रॉपर नोटिंग करते थे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जब भी ऑडिट करें उसको फ्रीज करें, उसके ट्रायल को, उसको एक दिन फालतू दें, 2 दिन फालतू दें अपने उसके ट्रायल को पूरा होने के लिए, और उसको फ्रीज करने के बाद ऑडिट चालू करें। बड़ा ये झगड़ा है टेस्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। अब तो ऐसे 570 है, लेकिन एएस में डे 1 से ये है, एएस 1 में। और गोइंग कंसर्न का टेस्ट आपने किया है या नहीं किया अकॉर्डिंग टू 570। और गोइंग कंसर्न का टेस्ट खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही नहीं होना। आपका सप्लायर ने को दिक्कत आ गई, जो आपका मेजर रॉ मटेरियल सप्लाई करता था या जो मेजर था, दिक्कत है आपकी गोइंग कंसर्न में। आपका जो कस्टमर था उसमें दिक्कत आ गई, इंडिया चाइना में दिक्कत आ गई, अब आपका माल एक्सपोर्ट ही नहीं होना, तो गोइंग कंसर्न में दिक्कत है। तो आपको वो जो वहां पर चीजें दी हुई हैं, गोइंग कंसर्न का टेस्ट उसमें करना है। और गोइंग कंसर्न का जब टेस्ट कर लें और आप श्योर हो जाएं कि हिस्टोरिकल वे में ही गोइंग कंसर्न है, तो आपको उसके जो हिस्टोरिकल वैल्यूज पे, जो बुक वैल्यू पे चीजें आ रही है, कैरिंग कॉस्ट पे, उस पे करना है। अगर आप कहते हैं कि ये गोइंग कंसर्न के इशू नहीं है, लोग की बहुत सारे ऑडिटर बिना समझे बिना जाने कुछ भी इस समय लिख रहे हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न के लिए, जैसे ही आप गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन लगा देते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सारे वैल्यूएशंस के इशू खड़े हो जाते हैं। आपको हर चीज की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी और उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, और उसको आपकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलाइजेबल वैल्यू पे आके उसके ऊपर आपकी रिपोर्टिंग होनी है। तो फिर हम जब स्टार्टिंग में ऑडिट लेते हैं रिस्क असेसमेंट का,
उस क्लाइंट का रिस्क क्या है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क क्या है, परचेज से रिलेटेड रिस्क क्या है, सेल्स से रिलेटेड रिस्क क्या है, वो रिस्क असेसमेंट हम नहीं करते हैं। किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, पता लगा एंटिटी की रेवेन्यू में रिस्क हो सकता है, आउटसाइड की ट्रांजैक्शन है, मुझे पता नहीं लग रहा वो कमीशन किस चीज की आ रही है। भाई वो कमीशन तो आ रही है, 50 करोड़ की कमीशन आ रही है आउटसाइड इंडिया से, राइट। वो 50 करोड़ की कमीशन किस चीज की आ रही है, उसकी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो मेरे पास रिस्क क्रिएट हुआ है बहुत बड़ा। और बाद में पता लगता है कि वो भंडारी जी की कोई कंपनी थी जिसमें कि बोफर कोई डील हुई डिफेंस की और उसकी कमीशन कहीं से रूट होके आ गई। और इसी तरह एक्सपेंडिचर के रिस्क हैं, इसी तरह परचेजेस के रिस्क हैं। आजकल इनवेरिएबली डिफरेंट टाइप के नोटिसेस आ रहे हैं। तो आपको वो रिस्क असेसमेंट अपने, आपका क्लाइंट क्या है, उसकी ड्यू डिलिजेंस क्या है, वो क्या डिफॉल्टर रहता है हमेशा है या नहीं रहता है, उसकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग, ये ड्यू डिलिजेंस आपको रिस्क असेसमेंट का करना चाहिए और एवरी ईयर करना चाहिए। और ये दोनों जब टेस्ट कर लें आप, तो उसके बाद आता है मटेरियलिटी टेस्ट, और जो कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन से बिल्कुल 10 लाइनें भी नहीं लिखी हुई होती हमने किसी भी क्लाइंट के लिए। अच्छे बड़े क्लाइंट के लिए भी मटेरियलिटी की 10 लाइनें नहीं लिखी हुई होती, और बिना मटेरियलिटी टेस्ट के हम सैंपल कहते हैं हमने चेक कर लिया। तो मटेरियलिटी टेस्ट करना चाहिए कि हमारी इस क्लाइंट की मटेरियलिटी क्या है, ट्रांजैक्शंस की, इसकी रेवेन्यू से रिलेटेड मटेरियलिटी क्या है, तो आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड क्या है, और अगर आपको नेट प्रॉफिट से रिलेटेड करनी है तो नेट प्रॉफिट के बेस पे किस तरह से उसकी मटेरियलिटी सेट करेंगे आप। और जब ये मटेरियलिटी सेट होगी तभी उसका सैंपल सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका प्रॉपर होगा। अगर ये मटेरियलिटी सेट नहीं होगी तो कोई भी ऑडिट के सैंपल सिलेक्शन का प्रोसीजर प्रॉपरली सेट नहीं होगा, और जब प्रॉपरली सेट नहीं होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग भी। तो मेरा ये एडवाइस है, सबसे जो बुलेट पॉइंट इंपॉर्टेंट है मटेरियलिटी के बाद, दैट इज सैंपल सिलेक्शन, विच इज जनरली मिसिंग। आपने ऑडिट क्या किया, कौन सा डाटा ऑडिट किया। कई जगह तो मैं देख लेता हूं, आदमी कहता है हमने 100% लिख दिया, 100% डाटा कर दिया। अगर करते भी हैं, अगर 100% डाटा करते भी हैं तो डोंट डॉक्यूमेंट दैट। नो एसे रिक्वायर्स दैट। आपको एक सैंपल सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियलिटी and on the basis of the total universe data of the organization, और उसकी रिकॉर्डिंग करके करनी है कि आपने ये चीजें टेस्ट की हैं और ये मटेरियलिटी के हिसाब से आपकी चीज बन रही थी, ये सैंपल सिलेक्शन बन रहा था, या रैंडम ये बन रहा था, या आपने सब्सटेंशियल ये जो उसकी देखी है वो चीजें ये थी, और उस बेसिस पे आपने ये सब्सटेंटिव टेस्ट चेक किए हैं आपने, और उसी के बेस पे आपके सारे ऑडिट प्रोग्राम प्रॉपरली ड्राफ्ट होने चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम तो मिसिंग, सब ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडिंग ऑडिट्स करती है वहां पर भी बहुत सारी चीजें मिसिंग पाई जाती हैं। ऑडिट प्रोग्राम कौन किसने ऑडिट करा 3 साल बाद आपके पास बताने के लिए नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑडिट पे उस दिन कौन गया था और किसने चेक किया। अब पता भी लग जाए कि कौन कौन गया था तो ये नहीं पता लगेगा कि ये चीज किसने चेक की थी, ये एरिया किसने चेक किया था। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी, एक बार आप सेट कर लेंगे, रिकॉर्ड करना चालू कर देंगे, और यही सब चीजें अगर कल को दिक्कत आती है, ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज सैंपल सिलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग, आपको बचाएगी। और जो सैंपल सिलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग कर दे वो चेक करें, उनमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कम से कम, और वो मटेरियलिटी में होना चाहिए। मटेरियलिटी की कोई आइटम नहीं छूटनी चाहिए पास, या अनयूजुअल कोई आइटम नहीं छूटनी चाहिए। छोटी छोटी कर रखी है, डिफरेंट कर रखी है और डिफरेंट ढंग से रिकॉर्डिंग की हुई है, उसको भी यूनिवर्स चेकिंग में लेके आए, रैंडम चेकिंग में लेके आए।
आपका ऑडिट सिलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन ब्यूटीफुली ड्राफ्ट होना चाहिए। और ऑडिट एविडेंसेस, जैसे जैसे ऑडिट करते हैं हम, कोई एविडेंसेस कई बार सब काम कर लेते हैं, एविडेंस नहीं है फाइल में, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो एविडेंस कहां से आएगा? और एविडेंस, अब बहुत सारा एविडेंस हमारे को क्रिएट नहीं करना। आपको जीएसटी की रिटर्न्स है, जीएसटी का डाटा है जो चेंज नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी जीएसटी के पोर्टल पे है। इनकम टैक्स का डाटा है, टीडीएस का डाटा है, वो ऑलरेडी पोर्टल पे है। और उसमें अगर कोई किसी ने चेंज किया है तो ये पता लग जाएगा कि इसने ये रिवाइज किया है या नहीं किया। तो आपको वो अपने पास सॉफ्ट कॉपी में भी रख लेंगे तो ठीक है, परंतु बहुत सारे चीजें सॉफ्ट कॉपी से नहीं चलती। कई बार आपको हार्ड कॉपी चाहिए होती है, उनकी हार्ड कॉपी रखनी चाहिए। जैसे सैंपल सिलेक्शन है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसकी एक्सेल शीट क्रिएट करके कि कौन से वोचर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के वोचर, या कौन से वोचर कौन से डेटा आपने परचेज के, सेल्स के, बैंकिंग के, क्या क्या चीजें आपने किस तरह से सैंपल सेलेक्ट किया और क्या क्या सैंपल किया, वो एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर लें। और मेरा ये मानना है न केवल अपने लैपटॉप पे सेव करें, बल्कि उसकी जरूर, इस चीज की जरूर हार्ड कॉपी लेके उसको सेव करें। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बड़ा रेलिवेंस है, और उससे ज्यादा रेलिवेंस है कि आपने उन चीजों की प्रॉपर चेकिंग की है। अगर मेरे वेंडर्स हैं, टाटा है, सीमेंस है और बड़े बड़े वेंडर्स हैं, तो उनसे जो परचेज आ रही है डेफिनेटली वो प्रॉपर है, उसको क्रॉस चेक कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, राइट। बस उसकी डिटेलिंग मेरे सैंपल सिलेक्शन में बस मैं नोट कर लूं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फाइल की फाइल भर लेते हैं, उसकी फोटो स्टेट भी करवा रहे हैं या उसको स्कैनिंग करवा के अपने रिकॉर्ड में भी रख रहे हैं। उसकी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, आपने कौन सा बिल किस डेट का, किस अमाउंट का, किस क्लाइंट का किया है, उसकी डिटेलिंग जरूर। वो बिल की कॉपी प्रिजर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इतनी रेलिवेंट नहीं है। ऑडिटर्स आजकल ये जो है 240 ये बड़ा रेलिवेंट हो गया है। हम कभी भी पूछते ही नहीं इस बात को। इस बात को एक बार दो बार जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, जो भी ऑडिट इंचार्ज है या जो भी दोज विद चार्ज विद गवर्नेंस है, और राइटिंग में भी लेना चाहिए उनसे। हम तो इनवेरिएबली सबसे अपने डॉक्यूमेंटेशन में ये पॉइंट कवर करवाते हैं, राइटिंग में लेते हैं। आजकल तो ये 250, अब तो नया कोड ऑफ एथिक्स भी आ गया है, अदर लॉज एंड रेगुलेशन है कि उसकी कंप्लायंसेस प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है, और उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट है, और उस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट है, उसकी गोइंग कंसर्न पे क्या इफेक्ट है, और उस जहां जिस डिपार्टमेंट की नॉन कंप्लायंस है आपको उसको भी जाके रिपोर्ट करना आने वाले समय में। तो प्लीज ज्यादा बेटर ढंग से कंप्लायंसेस तो पहले भी चेक करने थे कि लॉ की, रेगुलेशन की। अगर मेरे पर सबसे पहले अपने एंटिटी का जब भी एंगेजमेंट कर लेटर लेते हैं, उसके ऊपर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, लॉ ऑफ लैंड एप्लीकेबल हैं, वो आप उनसे डिस्कस करके उनसे राइटिंग में लेना चाहिए। इनकम टैक्स है, वैट है, जीएसटी है, फेमा है, इन्वायरमेंट वाले एक्ट हैं, या लेबर लॉज वाले कौन कौन से एक्ट हैं, और मतलब दुनिया भर के, कई फूड वाले हैं तो फूड वाले कौन कौन से एक्ट हैं। तो ये सारे आपको उनसे लेने चाहिए। उनकी क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, क्या क्या कब कब कंप्लायंसेस है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, उनसे राइटिंग में लेकर और उसको चेक करना है। कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, वो तो करना ही है सब चीजों के बारे में। ये तो बात कर ली मैंने। ऑडिट एविडेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसमें तो हमारी लैकिंग है, और इस समय तो बहुत ज्यादा लैकिंग है। मेरा ये मानना है जो पेबल्स हैं, जो मुझे देना है, राइट, उसकी कंफर्मेशन पे मैं फिर भी थोड़ा लीनियंट हो सकता हूं, क्योंकि मैं कंफर्म कर रहा हूं कि ये मेरे को देना है। बट एज एन ऑडिटर आपको ये कंफर्म करना है कि जो पेबल्स हैं उसके अंदर कोई ऐसी आइटम तो नहीं है
जो देनी नहीं है और जो इनकम का पार्ट है। अभी एक एंटिटी के केस में 6 करोड़ का अमाउंट था, एक्सपेक्टेड को पेमेंट थी और उनका पीएफ रिफंड आ गया, और हम ऑडिटर अपॉइंट हुए तो देखा कि वो अमाउंट पेबल्स में खड़ा हुआ 3-4 साल से। हमने पूछा ये क्या पेबल्स है? पीएफ रिफंड, क्योंकि एक्सपेक्टेड को जो नेट में पेमेंट होती है उनको तो कुछ लेना देना नहीं है उन सब चीजों से। बहुत सारी टीटीज हैं जो इन सब लॉ से छूट देते हैं, लेकिन हमारे को पैसा जमा करवा के जब वो जाता है तो उसको रिफंड लेना पड़ता है। वो रिफंड तो आ गया जो कि हमने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ था, अब हमारे को उसको इनकम दिखलानी थी और वो हम भूल गए इनकम दिखलाना, या हमने दिखलाई नहीं, वो पेबल में खड़ा कर दिया, बैंक डेबिट टू पेबल। तो वो पेबल में गया 3 साल से। अब चाहे तो डिपार्टमेंट अगर उसको पता लग जाए तो नोटिस भेज के 3 साल का इंटरेस्ट लगा के और हमारे को केस कर सकता है, हमारे से रिकवरी कर सकता है। कम से कम हमने उसको इस साल का टैक्स जमा करवा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसकी लायबिलिटी विद जो इंटरेस्ट की अक्रू हो गई है, जो जमा नहीं करवाई उस एसएससी ने, वो भी सर्टेन लायबिलिटी है। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो सर्टेन लायबिलिटी है, वो आएगी तो जमा करवानी पड़ेगी। कम से कम सर्टेन नहीं तो कंटिंजेंट तो बना दे उसे, सर्टेन नहीं तो कंटिंजेंट तो बना दे उसे। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी बहुत बड़ा इशू है, और हम ऑडिट करते हुए ना शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट देखते, ना वेंडर्स एग्रीमेंट देखते, ना सप्लायर्स एग्रीमेंट देखते, ना कस्टमर्स एग्रीमेंट देखते, जो कि इससे कंसर्न होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी रिलेटेड पार्टी है। जब हम एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं तो पता लगता है AS 18 में वो फिट बैठते हैं, और जो अब इंड AS आ गया उसमें तो बहुत सारा और वाइड स्कोप हो गया। तो ये रिलेटेड पार्टी का प्रॉपर आपको 2 काम करने से रिलेटेड पार्टी से, कि एक तो इसका जितनी भी रिलेटेड पार्टी है उसका डिस्क्लोजर लेना है। डिस्क्लोजर क्लाइंट से ही नहीं लेना, आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और से भी उसको चेक करना है कि कौन कौन सी उसकी ऑडिट रिलेटेड पार्टीज हैं, और उन पार्टीज से ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है। 2 चीजें करनी है, 2 टेबल बननी है आपके डिस्क्लोजर में। एक तो रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, और ड्यूरिंग द ईयर उनसे किस किस पार्टी से क्या क्या नेचर की ट्रांजैक्शंस कितने अमाउंट की हुई हैं। तो रिलेटेड पार्टी को बहुत ध्यान से हमारे को देखना चाहिए, और उसका पूरा बकायदा रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से भी लेना चाहिए, और अपने भी उसका चेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी ये फ्रॉड हो रहे हैं वो रिलेटेड पार्टी या अनरिलेटेड पार्टी बना के जो रिलेटेड है उसी से हो रहे। मैं देखता हूं कई जगह तो एक ही डायरेक्टर को बना दिया रिलेटेड, पता ही नहीं कौन से डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही रिलेटेड पार्टी बनाते। खाली और खाली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। बाकी सारे डायरेक्टर्स whatsoever name called are related parties. Subsequent event, subsequent event क्या होते हैं? The events which happens after your reporting date, all events are called सब्सिक्वेंट इवेंट। कि आपने जिस दिन रिपोर्ट की कि आपने 22 सितंबर को 25 सितंबर को आपने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू की, और उस इवेंट के बाद, उस डेट के बाद आपको ये पता लगता है कि कोई
ऐसी इवेंट हो गया या ऐसा इवेंट आपकी नजर में आ गया जो कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिसपे आपने रिपोर्ट किया इफेक्ट कर रहा है, राइट। प्रायर इवेंट आफ्टर अकरिंग द बैलेंस शीट डेट और सब्सिक्वेंट इवेंट में आपको फर्क करना है, राइट। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होती है जो इवेंट बिटवीन द रिपोर्टिंग डेट एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में होता है, और सब्सिक्वेंट इवेंट्स वो होते हैं जो आपकी रिपोर्टिंग डेट के बाद होते हैं। और उसके बाद अगर आपको ये पता लगता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट कर रहे हैं और मटेरियलिटी है उसमें, राइट, तो आपको मैनेजमेंट से बात करनी है। मैनेजमेंट में दोज चार्ज विद गवर्नेंस, और उनको कहना है कि आप इसके बारे में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और क्या व्यू ले रहे हैं। इफ दे आर रेडी टू रीस्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट then it's okay, then you have to withdraw your earlier audit report and do the audit again and issue a new report. उनका मैनेजमेंट कहते हैं नहीं मैं तो इसको कुछ नहीं करता हूं, then also you have to withdraw your earlier report, audit report and issue a new report considering that the management has not changed the financial statement and you should report which is now materially affecting the subsequent event, materially affecting that financial statement. तो आपको उसको accordingly उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई या एडवर्स या डिस्क्लेमर के साथ या मैटर ऑफ एम्फेसिस के साथ इशू करना। गोइंग कंसर्न रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैं एक ही बात कहूंगा, कुछ कॉमन टाइप की चीजें जो रूटीन नेचर की हैं उनमें तो आप एक सेट परफॉर्मा जो आपने बना रखा उसमें ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इम्पोर्टेंस के इश्यूज हैं उस पे हर इश्यू पे आपको सेपरेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको एड्रेस करते हुए और किसी को एड्रेस कर टू whomsoever इट में कंसर्न नहीं, ऑडिटर को एड्रेस करते हुए ऑडिटी देगा। ये नहीं कि आपके एक ही रिप्रेजेंटेशन लेटर में सब कुछ आप उसे ऐड करवाते जा रहे हो, उससे उसकी सिग्निफिकेंस नहीं बनती और उसकी कोई कॉग्निजेंस प्रॉपरली बनती नहीं है। जो इम्पोर्टेंट मटेरियल चीजें हैं उनके रिप्रेजेंटेशन आपको सेपरेटली हर एक इवेंट के हर चीज के अलग अलग लेने चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। पर्सनली इंस्टीट्यूट का भी व्यू मोटा मोटी यही है। अब रेवेन्यू में क्या दिक्कतें हैं, परचेजेस में कैसे दिक्कतें हैं, उनकी कंप्लीटनेस क्यों नहीं हो पाती, उनमें कहाँ दिक्कतें आ जाती हैं। सबसे पहले तो AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो कहता है, ठीक है ना, कि अक्रू हो जानी चाहिए, वो अक्रू हो गई है तो उसको बुक करना चाहिए। अगर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेनिटी टू रिसीव पेमेंट है। अगर कोविड के केस में मेरा माल चला 22 तारीख को, 22 मार्च को, और पहुंचा ही नहीं 5 अप्रैल तक भी, और वो पेरिशेबल इन नेचर था और रिस्क एंड रिवार्ड उसका शिफ्ट होना था जब वो रिसीव कर ले, लेकिन मैंने तो उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दी, तो दैट इज रॉन्ग। वो लॉस मेरा है, मेरे को अकाउंट फॉर करना है, उसकी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज भी नहीं करना, उसको रिवर्स करना है। और अगर मेरा रिस्क एंड रिवार्ड था, गुड्स मेरे पास ही पड़े रह गए लेकिन मूव ही नहीं हुए, लेकिन बिल तो चला गया, या मूव हुए तो बीच में ट्रक रुक गया। अब रिस्क एंड रिवार्ड जिस दिन मेरे गेट से माल निकला वो कस्टमर का है, तो मेरे को रेवेन्यू बुक करनी है। अदरवाइज ऑल्सो अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो मेरे को ये इस चीज का टेस्ट करना है कि इन ट्रांजिट मेरे यहाँ से निकलने के बाद कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसका रिस्क एंड रिवार्ड आफ्टर रिसीट होगा।
और बहुत सारे गुड्स एंड का गुड्स का जो है ना आफ्टर रिसीट भी नहीं होता। बहुत सारे गुड्स का रिस्क एंड रिवार्ड तब शिफ्ट होता है जब उसकी क्वालिटी चेक हो जाती है वहां पर पहुंचने के बाद। तो वो क्या रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर की डेट आ गई है, तो प्रॉपरली वो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं लास्ट की जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर बिना हुए बुक हो गया, या जिनको बुकिंग नहीं हुई और रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गया। आपका ये हो सकता है कि अक्रू एंड राइज हो जाती है चीजें कि सर्विसेज के केस में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिलिंग तो मैं करता हूँ 30 दिन के बाद कर दूंगा, लेकिन मैंने आज तक आपको जो काम दे दिया 30-31 तारीख को मार्च तक, या मैं कोई कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, आपके कंसल्टेंसी की मैंने अपीयरेंसेस कर दी है सारी 31 मार्च तक, लेकिन मैंने बिल नहीं रेज किया, वो मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी है और वो अक्रू एंड राइज हो गया है। तो मेरे को अगर मैं देने वाला हूँ, सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, तो मेरे को वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी है अनबिल्ड रेवेन्यू के लिए। और अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूं, मैं रिसिपिएंट हूं, तो मेरे को वो एक्सपेंडिचर बुक करना है, एक्सपेंडिचर टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल करके। तो ये कंप्लीटनेस तभी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब इस तरह की सारी ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग, प्रॉपर चार्ट बना के और ऑडिटर से डिस्कस करके अगर उसकी आप पूरी एक वो बना लें। और जो अक्रू हो गया तो उस पर टीडीएस के कैसे इश्यू सेट होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं रेवेन्यू सेट करता हूँ या एक्सपेंडिचर सेट कर रहा हूँ तो टीडीएस के इशू का भी ध्यान रखना है उसी हिसाब से। अब बहुत सारी जगह नेटिंग ऑफ द ब्रांचेस का इशू है आजकल। मैं देखता हूँ कई बार तो नेटिंग ऑफ द ब्रांचेस पे जो आजकल ये जीएसटी की वजह से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल परचेज की हो रही हैं, कैपिटल गुड्स की भी हो रही हैं, वो कई बार नेटिंग ऑफ होने से रह जाती है और आपकी दोनों साइड इन्फ्लेट हो जाती है। और कुछ लोग तो पर्पसफुली कर लेते हैं, वो कुछ लोग पर्पसफुली कर रहे हैं, पता लगा अपने इंटर ब्रांचेस ट्रांजैक्शंस करके अपनी बैलेंस शीट को 100 करोड़ की को 150 करोड़ कर दिया। तो भाई जब कंसोलिडेशन का जो नियम है इसमें वहां उसमें लग रहा है, वो यहाँ पर तो सेम में तो लगेगा ही लगेगा। वो सेल परचेज प्रैक्टिकली नहीं है, वो सेल परचेज खाली सप्लाई जो है वो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी है। वो ये पहले भी था और अभी भी है, तो आपको नेटिंग ऑफ करनी ही करनी है। बहुत सारी एंट्रियां हैं जो सेल परचेज की होती है, जो सेल परचेज कई बार बुक होने से रह जाती हैं, या पर्पसफुली रह जाती है, या अदरवाइज रह जाती है, और डेटर्स क्रेडिटर्स के रूप में खड़ी हो जाती है और बाद में पता लगता है वो धीरे धीरे सेटिंग ऑफ हो रही है। तो ऐसी एंट्रियां जो सेटिंग ऑफ हो रही हैं उसको ऑडिटर को, जो हमने 43(1) में कहा बुक एंट्री, उस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज या एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज होना था क्या, जो नहीं हुआ और बाद में नेक ऑफ हो रहा है। गुड्स इन ट्रांजिट की बात जो मैंने सेल्स के लिए की वो परचेज के लिए भी है और सेम है। इसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है, गुड्स रिसीट तो हो गए मेरे पास, जीआरएन भी कट गई और मेरा रिस्क एंड रिवार्ड भी, दोनों केसेस हो सकते हैं। मेरे गुड्स रिसीट आ गई और परचेज भी कट चुका बिल वहां पर, क्योंकि मूवमेंट पे परचेज कट जाती है, जैसे मूवमेंट होगा आजकल जीएसटी में, वो बिल भी आ गया मेरे पास। लेकिन अभी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि उसका क्वालिटी चेक होना है मेरा, राइट। तो मेरे को ध्यान रखना है कि जब मेरा क्वालिटी चेक होके रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो तब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको एंटर करूं। प्लीज टेक केयर। कैपिटल गुड्स के अंदर भी बड़ी दिक्कत है, हम कैपिटल गुड्स को परचेज बिल के डेट से कई बार बुक्स में एंटर कर देते हैं और कई बार जो फाइनेंशियल लेजर है जब उसके पास बिल पहुंचता है तो करते हैं, जबकि जीआरएन का जो डेट होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये तीनों डेट
कौन सी ठीक रेलिवेंट डेट है बुकिंग के लिए, हमारे को ध्यान रखना, चाहे गुड्स हो चाहे कैपिटल गुड्स हो। और कोशिश ये देख लेनी चाहिए कि कौन कौन सी जीआरएन क्लोज ऑफ द ईयर पे क्लोज नहीं हुई है, अर्थात कि कौन कौन सी जीआरएन ऐसी है जो गुड्स तो आ गए हैं लेकिन उनकी परचेज बुक नहीं हो पाई है अभी तक उसकी, क्योंकि जितने आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं वो जैसे आप फाइनेंशियल लेजर में उसके परचेज बिल की एंट्री करते हो तभी उसकी जीआरएन क्लोज होती है। तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या नहीं भी हैं जहां जीआरएन इश्यू होती है और उसका रिकॉर्ड है, तो हर एक जीआरएन जैसे ही आती है कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा, कंट्रोल ऐसा होता है कि जैसे जीआरएन इश्यू होगी और उसके ऊपर परचेज बिल आएगा उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो जो ओपन जीआरएन रह गई वो क्यों ओपन है, क्या उसकी परचेज बुक होनी थी या नहीं होनी थी, या उसके कोई रिस्क एंड रिवार्ड अभी ट्रांसफर नहीं हुआ इस वजह से रह गई है, ये कंप्लीटनेस के लिए आपको इसका प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी कंप्लीटनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगी। एंट्री रूटेड थ्रू बैलेंस शीट वो मैंने ऊपर भी कवर कर ली है। अब सेम सर्विसेज के केस में भी है कि आपके पास बिल ही नहीं आया, सर्विसेज रिसीव कर दिया, आपके बुक एक्सपेंडिचर बुक होना रह गया, वो प्रायर पीरियड का इश्यू आ जाएगा बहुत सारी जगह, ये भी ध्यान रखना। अगर उसने आप अपने बिल में लिख दिया उसकी तो रेवेन्यू में कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आपको बिल दिया उसने सर्विसेज रेंडर्ड अप टू 31 मार्च 20, उसका बिल आज दिया तो मेरे हिसाब से दैट इज प्रायर पीरियड, क्योंकि आपको पता था कि वो सर्विसेज रेंडर्ड हो गई हैं, खाली उसका बिल ही नहीं आया, तो आपको अनबिल्ड एक्सपेंडिचर करना चाहिए था उसको, जो आपने नहीं किया। प्रायर पीरियड, ये प्रायर पीरियड में कई बार एंटिटीज है ना हमारे को डलवाना चाहती हैं, कई बार नहीं डलवाना चाहती, कई बार बताती हैं, कई बार नहीं बताती। अभी एक एंटिटी के केस में मेरे पास इशू आया, 1 करोड़ की डिमांड उसकी सेट हुई थी और उसने सारा का सारा अमाउंट प्रायर पीरियड में डाल दिया। मैंने कहा भाई बताओ मेरे को क्या प्रायर पीरियड और क्यों प्रायर पीरियड है। मेरा ऑडिट कंप्लीट होने की वर्ष पे आ गया लेकिन उन्होंने बता के नहीं दिया, फिर मैं अटक गया कि बिना इसके बताए मैं ऑडिट। फिर उन्होंने अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन निकाल के लाए, 3-4 ऑर्डर निकाल के लाए, जिसमें से 4 ऑर्डर में से 3 ऑर्डर तो इस साल में ही आए थे रिलेटिंग टू द प्रीवियस अर्लियर ईयर्स, और एक ऑर्डर मार्च 19 में आया था जो 30 लाख का था। उन्होंने सारा का सारा प्रायर पीरियड में 1 करोड़ अमाउंट डाल दिया और 1 करोड़ डिसअलाउड हो जाता सारा का सारा। जब मैंने इंसिस्ट किया तो उसमें से 70 लाख का एक्सपेंडिचर अलाउबिलिटी में आ गया, जो 28% के आसपास जो उनका रेट बनता था। तो 28%, 70 लाख पे मेरी वजह से 28% किसी का बच रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस है ऑडिट की। जब हम इंसिस्ट करते हैं, अटकते हैं, रुकते हैं और इंसिस्ट करते हैं क्लाइंट को कि ये डॉक्यूमेंट दिखलाओ, तो बहुत सारे मैक्सिमम टाइम क्लाइंट का फायदा हो रहा होता है, क्योंकि हमारी इंटेंशन क्लाइंट को परेशान करने के लिए नहीं है, हमारी इंटेंशन है क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड करके उसके रेजोल्यूशंस देने की और विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ उसकी चीजों को सेट करने की। अगर कहीं उसके नॉन कंप्लायंसेस हो रहे हैं तो उसे बताने। तो प्रायर पीरियड क्या चीज है और क्या नहीं है, इसका बहुत बारीकी से ध्यान करके उसको प्रायर पीरियड डिसाइड करना चाहिए और एएस को पढ़ना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे समझे प्रायर पीरियड डाल जाते हैं या बिना सोचे समझे प्रायर पीरियड नहीं डालते। दोनों ही केस में हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर टैक्स ऑडिट होना है और हमने प्रायर पीरियड नहीं डाला जबकि प्रायर पीरियड था, तो वहां हमारी रिपोर्टिंग गलती हो गई। प्रीपेड एक्सपेंडिचर, कई बार हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर की प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। कई जगह मैंने ये देखा है प्रीपेड को वो प्रीपेड मानते हैं जो एक्चुअल में पेड हो गए हैं, जो पेड ही नहीं हुए
और रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर और जो रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर है उसको प्रीपेड नहीं मानते बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे को नहीं मालूम ये कैसा कॉन्सेप्ट है। मेरा ये मानना है जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आया आपके पास उसको कंप्लीट बुक करना है, उस बिल को पार्शियल बुकिंग नहीं कर सकते आप। अगर मेरे पास 5 लाख का इनवॉइस आया है विच इज रिलेटिव टू करंट ईयर एज वेल एज नेक्स्ट ईयर, तो मेरे को 5 लाख के प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहा कि 25% इस साल का है तो मैं 25% आज बुक कर लूं और 75% नेक्स्ट ईयर बुक करूं। नो। और बहुत सारी चीजें इस साल ये दिक्कत आ रही है कि 30 मार्च को बहुत सारी चीजों के बिल आने थे 31 मार्च को, और वो बिल बाद में आए या कुछ आए, लेकिन वो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी है उसमें, राइट, जो कि हमसे नहीं दिए गए, राइट। तो सपोज 1 मार्च को ही जाना था लेकिन बिल नहीं आया, उसका 30 मार्च तक आ सकता था लेकिन उसने बाद में दिया। तो वो सारे एक्सपेंडिचर भी ध्यान करके इस बार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे को प्रॉपरली बुक करने हैं। हमारे को मालूम है नेट कनेक्शन है, हमारे को मालूम है कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मेंटेनेंस है, कोई लेबर सप्लाई है, कोई और चीजें हैं जो बिल नहीं आया लेकिन हम यूज कर रहे हैं वो सर्विस कंटिन्यूस बेसिस पे है, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको एक्सपेंस ऑफ करके पेबल दिखला के बुक करना है। पर्सनल नेचर की चीजें और कैपिटल नेचर की चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की मेरे हिसाब से जरूरत है। कई बार कई बार हम कैपिटल नेचर की होती है तो उसको कैपिटल नेचर में बुक नहीं कर पाते और वो रह जाती है, स्किप हो जाती है। ऑथराइज कैपिटल का एक्सपेंडिचर है और ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज की जो आफ्टर न्यू कंपनी हम इंक्रीज करते हैं एक्सपेंडिचर, वो कई बार हम रेंट एंड टैक्सेस में दिखला जाते हैं, जबकि वो रेंट एंड टैक्सेस का एक्सपेंडिचर नहीं, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। वो रेंट एंड टैक्सेस में तो जाएगा लेकिन उसको जब आपसे रिपोर्टिंग मांगता है तो उसको डिसअलाउ करना चाहिए। आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए या आपको टैक्स ऑडिट के लिए उसको डिसअलाउ करना है। ऑथराइज कैपिटल में भी इश्यू आ जाते हैं। ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज कर ली हमने या एंटिटी ने इंक्रीज कर ली, हमारे को पता ही नहीं है उसने इंक्रीज कर ली, हमने आरओसी की डॉक्यूमेंट भी नहीं देखी, आरओसी में फाइलिंग नहीं हुई लेकिन इंक्रीज कर ली, हमने उसको ऑथराइज कैपिटल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं की और उसने बाद में जाके उसके डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए बैकडेट से, हमारे लिए बहुत दिक्कत है। तो हमारे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशंस मांगने चाहिए और उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल, खास तौर से ये इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल बहुत बार मिस हो जाता है। 5 करोड़ पिछले साल थी, इस बार 10 करोड़ कर दी, 10 करोड़ आपने की ही नहीं। बहुत बार तो ये भी हो जाता है इंक्रीज भी कर लिया आपने, आपको पता नहीं था इंक्रीज कर ली, और जो सेम शेयर होल्डर से चेक आ गए, वो चेक ऐसे ही पड़े, डायरेक्टर्स लोन में पड़े जाके पड़ जाते हैं वो, और पता लगा वो तो चेक जो आए थे उस पे तो शेयर अलॉट हुए हैं। तो ये एरिया जो है आपको बहुत ध्यान से चेक करना है, ध्यान करना है। इवन मैं तो देखता हूं जहां फेमा के कंप्लायंसेस हैं वो नहीं हो पाते, पैसा आ जाता है, शेयर्स इशू बाद में होते हैं, उसकी वैल्यूएशन नहीं होती, तो उसकी फिर कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। तो प्लीज टेक केयर। जो ये डेफर्ड टैक्स है और प्रोविजंस हैं, अब मैं यहाँ पर AS 15 भी ले लेता हूं। AS 15 में इनवेरिएबली मैं देख रहा हूं उसका बहुत क्लैरिटी के साथ AS 15 का अकाउंटिंग नहीं हो रही है। इवन मैं तो ये देख रहा हूं कि जो एक्चुअरीज भी हैं किसी भी वजह से उसके सर्टिफिकेट भी गलत आ रहे हैं जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं। हम इतनी भी जहमत नहीं करते एज एन ऑडिटर कि हम उसको चेक कर लें। इसी बार मैंने 3-4 एक्चुअरी सर्टिफिकेट रिवाइज करवाए हैं। तो ग्रेचुटी क्या लीव एनकैशमेंट या कुछ भी, प्लीज आपके क्या डिस्काउंट रेट लगा है, नंबर ऑफ
एम्प्लॉय क्या है, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या बन रही है, राइट। तो उसका प्लान को कंट्रीब्यूटरी प्लान है, उसका मैनेजमेंट प्लान है, क्या प्लान है, उसका कौन सा ट्रस्ट है उसका, अभी दोनों बता। प्रवीण जी जरा म्यूट करो अपना। प्रवीण जी म्यूट कर लो। हाँ जी, उसका कि अप्रूव्ड ट्रस्ट है, अनअप्रूव्ड ट्रस्ट है, रेवोकेबल ट्रस्ट है, इररेवोकेबल ट्रस्ट है। रेवोकेबल है तो उसमें आपने पूरी एसेट को दिखलाया है, क्योंकि रेवोकेबल है तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है नहीं किया। रेवोकेबल ट्रस्ट में क्या होता है कि आप वो पैसा जब भी अगर आपकी लायबिलिटी नहीं बनती तो वो पैसा आप ले सकते हैं वापस। तो प्रैक्टिकली रेवोकेबल ट्रस्ट जहां आपने क्रिएट किए हुए होते हैं अपनी लायबिलिटी की ऑब्लिगेशंस के अगेंस्ट, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। और उससे कम जा तो आपको एक्सपेंडिचर जो मिलता है वो आपकी पेड ऑब्लिगेशन जो आपने पे कर दिया वो एक्चुअल में आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होता है इनकम टैक्स में। और प्रोविजन आपको सारे का जो एक्चुअरीज के हिसाब से करना होता है, राइट। और ट्रस्ट की कोई लायबिलिटी नहीं होती। ट्रस्ट की लायबिलिटी अगर ज्यादा की आपकी लायबिलिटी है तो आपको ट्रस्ट को देना पड़ेगा। लेकिन इर्रेवोकेबल जो ट्रस्ट होते हैं उसमें जो भी पैसा दे दिया ट्रस्ट का वो आपको वापस नहीं मिलता, और सारी जिम्मेवारी ट्रस्ट की होती है। वो ट्रस्ट ही आपसे डिमांड करता है, अगर ज्यादा लायबिलिटी आ गई तो वो ट्रस्ट पे करेगा। और उसमें ये भी होता है, सीलिंग का भी चक्कर है। तो डिफरेंट तरीके की इसमें इश्यूज हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे को अलाउंस डिसअलाउंस में इसमें गलती हो जाती है। तो इसका प्रॉपरली डिस्क्लोजर है 15 का और प्रॉपर चेकिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे को थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करके दे दी और हमारे को उसके हिसाब से एंट्री डाल देनी। हमारे को अपना बेसिक चेक जो है AS 15 के हिसाब से उसको करना है। जो एंटिटी पता लग रहा है उसने टोटल एम्प्लॉय 72 हैं, इधर हम स्टाफ के देख रहे हैं उसमें 80 एम्प्लॉय आ रहे हैं, राइट, या उसमें 60 एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो अब मिसमैच नहीं हो सकता ना वो। तो उसमें ज्वाइनिंग और वो उसका डाटा अलग है, तो उसको आप देख लो, उसको आपको प्रॉपरली चेक करना है। कम से कम बेसिक डाटा जो आप चेक कर सकते हो वो तो जरूर करना है। और कई बार क्या होता है, इस बार हो गया कि 7% से नीचे आपका डिस्काउंट रेट आ रहा है और पता लगा कई जगह 8% ही आ रहा है अभी भी। तो उससे बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत बड़ा बैलेंस शीट में फर्क आ जाए। डेप्रिसिएशन के प्रोविजनिंग डेफर्ड टैक्सेशन में होगा, इसमें गलतियां कई बार रह जाती हैं, वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हो पाता। और लॉसेस के केस में, राइट, कि और बैड डेट्स के केस में कई चीजें हैं जिसमें डेफर्ड टैक्स मैं देखता हूँ कई लोग उसको इंक्लूड, लॉस के केस में तो बहुत लोग इंक्लूड नहीं करते। अब जब आपने लॉस हो रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं लॉस को डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाऊंगा, और उस पिछले साल के लॉस जो मैंने अकाउंट फॉर कर दिया और जिसकी रिटर्न टाइम भी भर दी और जो मेरे को अवेलेबल है उसको मैं लॉस को डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाऊंगा। और कब तक नहीं बनाऊंगा कि अगले 8 साल तक मेरे पास रीजनेबल लेवल ऑफ सर्टेनिटी नहीं है कि ये मैं टैक्स का बेनिफिट, तभी तो नहीं बनाऊंगा ना एसेट। अगर मेरे को ये रीजनेबल लेवल ऑफ सर्टेनिटी है कि इन द नियर फ्यूचर क्या 8 साल तक अगले, क्योंकि वो अवेलेबल 8 साल तक है, मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलना, तो भाई जब तुम आप ये कह रहे हो रीजनेबल लेवल ऑफ सर्टेनिटी है, अदरवाइज की प्रोजेक्ट लंबा लग रहा है, ये है और कोई इशू है, उसके बावजूद भी कह रहे हो, या आपकी प्रोजेक्शन ही ऐसी है कि अगले 10वें साल में जाके प्रॉफिट आना है, वो ऑलरेडी सबमिटेड है, उन सब केसेस के अलावा आप कहते हो कि मैं डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो कि वो एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाली। तो जब वो गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाली तो आपने क्या उसका टेस्ट किया है क्या उस हिसाब से? तो बहुत दिक्कत है। मतलब थोड़ा सा हमारे को इन सब चीजों पे एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए। कैश वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, 31 मार्च को तो किस का करेंगे, 31 मार्च को कभी भी कैश वेरिफिकेशन नहीं करना चाहिए। 31 मार्च का तो कैश हमारे को उनसे वेरीफाई करवाना चाहिए जिसके कस्टडी में वो कैश था।
हमारे को तो जो ऑडिट की ड्यूरेशन है उसमें जाके हमारे को कैश, जो हमने ऑडिट चालू किया उसके बाद क्या कैश था और उसके बाद कैश, वो कैश वेरिफिकेशन करना। कई बार मैं देखता हूँ हमने वो कैश वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश तो कर दिया जब हम ऑडिट में गए, लेकिन पता लगा मैंने 7 अगस्त को कैश वेरीफाई किया था और मैंने वो कागज प्रिजर्व कर रखा है कि इस एंटिटी के पास 25 लाख रुपए का कैश था 7 अगस्त को, और अगले साल जब मैं अकाउंट करता हूँ वो 25 लाख की फिगर वो 7 अगस्त को उसकी कैश बुक में कहीं भी दिखलाई नहीं देती मुझे। तो क्या आपने कोई अपने ऑडिट प्रोग्राम में इस कंट्रोल, ऐसा कोई कंट्रोल पॉइंट डाल रखा है कि जो एक कैश वेरिफिकेशन की आपने चेकिंग की है उस डेट को अगले साल जब जाएं तो उसका प्रॉपरली वेरिफिकेशन हो जाए? और आपको अपने ऑडिटी को भी इंश्योर कर देना चाहिए भैया अगले साल चेक होगा। प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं बहुत जगह देखता हूं कि सब्सिडीज के केस में या एसोसिएट के केस में या दूसरी जगह हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है और उसकी हमने बैलेंस शीट कभी आज तक नहीं मांगी, ना मैनेजमेंट से कुछ कहा, और हम स्टेट करे जा रहे हैं जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको एज इट इज, या सब्सिडी भी नहीं है वो और मेरी एसोसिएट भी नहीं है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट है, राइट, और मेरी बैलेंस शीट में उधर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, इधर 10 करोड़ की लायबिलिटी है, और पता लगता है जहां इन्वेस्टमेंट की है वो मेरी 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 5% है, लेकिन उस 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे उस क्योंकि उस एंटिटी की 50% कैपिटल इरोड हो चुकी है, नेटवर्थ इरोड हो चुकी, तो भाई मेरी भी इन्वेस्टमेंट इरोड हो चुकी, तो मैंने उसका कोई प्रोविजन ही नहीं किया। अगर वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है तो मुझे प्रोविजन करना चाहिए। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में भी बहुत सारे ऑडिटर को मैं देखता हूं जहां कंसोलिडेशन होना होता है वहां वो एक व्यू लेते हैं, यार कंसोलिडेटेड में तो आ गया, इससे क्या मतलब है? आप स्टैंड अलोन का ऑडिट कर रहे हो तो उसका ट्रू एंड फेयर कैसे होगा? तो आपको जहां भी इन्वेस्टमेंट है वो अगर इरोड हुई है तो वो शॉर्ट टर्म इन नेचर है तो उसको प्रोवाइड फॉर करना है, और आप ये मान रहे हो ये परमानेंट इन नेचर है तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट वैल्यू को डिमिनिश करना है, एप्रिशिएट करना है। प्रोविजंस वर्सेस एक्सपेंस पेबल वर्सेस सर्टेन लायबिलिटी, बहुत सारी चीजें आपकी सर्टेन लायबिलिटी हो जाती है लेकिन आप उसको अकाउंट फॉर ही नहीं करते। एमएसएमई का इंटरेस्ट है, आप कहते हो मैं तो प्रोवाइड फॉर करूंगा एमएसएमई का इंटरेस्ट, भाई क्यों प्रोवाइड फॉर करोगे? ये तो सर्टेन लायबिलिटी है मेरे हिसाब से एज पर एक्ट। या और आप कहते हो मैं 2 बार केस हार गया और अब मैं गया हूं ITAT, फिर भी आप नहीं करते, तो और कितनी सर्टेनिटी चाहिए आपको लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए? और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आप प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हो जो लायबिलिटी में नहीं दिखलाना चाहते, जो कि गलत है। इवन अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है और उसकी क्लॉज ये कहती है कि इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको देने हैं, उसने अगर नहीं भी मांगे और आपको पता है कि ये 40 लाख से लिमिट से ऊपर का हो गया और इसमें मेरे को लायबिलिटी आ सकती है, तो मेरा ये मानना है उसको भी आपको अकाउंट फॉर करना चाहिए और एमएसएमई के इंटरेस्ट को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए, और जब टाइम ऑफ लिमिटेशन के बाहर हो जाए तो उसको इनकम में दिखला के उसको खत्म करना चाहिए। दोनों ही केसेस में हम उसकी प्रॉपरली करते नहीं है। कई जगह तो हम प्रोविजन ही नहीं बनाते, प्रोविजन बनाते हैं तो बहुत सारी जगह हम उसे नोट्स में दिखला के छोड़ देते हैं, उसका प्रोविजन भी नहीं बनाते, या प्रोविजन बनाते हैं तो बस उसमें एडजस्टमेंट, या उसको बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ हर साल उसको बढ़ाते चले जाते हैं। भाई उसका क्या यूज है? आपको देना नहीं, दिल उसने लेना नहीं, बहुत सारे लोगों का पैसा ही चला गया, 4 साल से उसका काम ही कोई नहीं है, फिर भी आप उसका प्रोविजन स्टैंड करके रखते हैं।
तो ये इसको ध्यान से करके आपको ये एक्सपेंस पेबल क्या चीज है, सर्टेन लायबिलिटी क्या चीज है, प्रोविजन क्या चीज है, इनका प्रॉपरली बाइफरकेशन करना है। बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि इसमें इंटरचेंजेबली आप यूज कर लेते हैं। आरओसी कंप्लाइंस को बहुत ध्यान से हमारे को देखना चाहिए, नहीं तो कई बार आरओसी कंप्लाइंसेस की वजह से हमें दिक्कत आती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स की को भी हमारे को इंश्योर करना चाहिए कि वो मिल जाए। इवन मैंने देखा है फैमिली कंसर्न्स में, इवन मैंने देखा है फ्रेंड्स कंसर्न्स में, क्लोज जब झगड़े पड़ते हैं तो यही सब एरिया ऐसे होते हैं जहां हमारी भी खिंचाई होती है और जहां लोग हमारे को मतलब ड्रिल करना चाहते हैं हमारे को। तो आरओसी कंप्लायंसेस उसने पूरे कर रखे हैं। एजीएम की मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग मिनट्स वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसने बना रखे हैं, उसकी कॉपी आपको नहीं देते कोई बार कॉपी, तो उसका कोई ना कोई सिस्टम आपको जो रेलिवेंट वो है उसमें बनानी चाहिए। कंटिंजेंट लायबिलिटी, मैं लायबिलिटी नहीं कहूंगा, कंटिंजेंट एसेट भी, दोनों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कंटिंजेंट एसेट या लायबिलिटी, कंटिंजेंसी वाली किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है, उसको अनम्यूट कर लें प्लीज। सर म्यूट करवाना सुभाष जी को। हो गया जी? सुभाष जी प्लीज म्यूट कर लें सर। सुभाष जी जी होस्ट कर सकते हैं यहाँ से, होस्ट को बोलिए। नहीं हो रहा है सर, यहाँ से नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ से हो नहीं पा रहा है। एक तो ऋषि जी का खुला हुआ है, एक सुभाष जी का खुला हुआ है, दो खुले हुए हैं। ऋषि का तो बंद है सर, ऋषि जी का तो बंद है। हो गया सर। विनीत जी आप, विनीत जी मेरा बंद है जी, यहाँ आपका तो बंद है सर। आपका मेरे को बंद नजर नहीं आ रहा सर। नहीं बंद अभी ओपन किया ऋषि ने, तो अभी ऋषि का बंद था। मैं सुभाष जी को फोन करता हूँ, बंद कर देंगे, मैं फोन पे बताता हूँ। गगनदीप जी का भी खुला हुआ है। सुभाष जी का है। विनीत जी एक बार आप कर दें। गगनदीप जी का खुला है माइक। यहाँ हो जाता, हो नहीं रहा है ना। एक मिनट सर, मैं फोन करता हूँ सुभाष जी को। करो करो करो, पानी पी लूं इतने। हो गया सर, हो गया। चलो जी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी कहाँ कहाँ आ सकती है क्लाइंट की, ये हमारे को भी थोड़ी अपनी वर्किंग करनी चाहिए। या कंटिंजेंट एसेट कहाँ क्रिएट हो सकती है और उसकी पूरा नोट कंटिंजेंट का बना के उसमें डालना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कंपनी में हमारे को पता ही नहीं होती और चल रही होती हैं, बाद में जाके वो डिस्क्लोजर्स होते हैं और जब हम मांगते हैं तो आप वो कहते हैं यार पिछली बार भी था ये, तो आपने इश्यू को डिस्कस ही नहीं किया, तो इस बार क्यों आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा ये सब चीजें पहले से ही अगर आप ध्यान करके इंसिस्ट करके टाइमली लेंगे तो मेरे ख्याल ठीक होगा। करंट नॉन करंट, कई बार इसका बाइफरकेशन में बड़ी दिक्कत है, लोन के अमाउंटों में और दूसरी लायबिलिटीज के अंदर या दूसरी एसेट्स के अंदर कि कौन सी करंट है कौन सी नॉन करंट है। कई बार मैं देखता हूँ गवर्नमेंट ड्यूज जो हैं वो करंट में डले हुए होते हैं, जबकि शेड्यूल 3 कहता है नॉन करंट है। मेरा यह मानना है, लेकिन इसमें थोड़ी कोई अमेंडमेंट आनी चाहिए जहां तक गवर्नमेंट ड्यूज की बात, क्योंकि आजकल जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज हैं हमारी एलिजिबिलिटी जो है रिफंड्स वगैरह की मैक्सिमम केसेस में तो जैसे इनकम टैक्स का रिफंड है या और कोई रिफंड है विद इन ए ईयर हो जाती है जब हम फाइल कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से उसका कोई हमारे को
उसको भी प्रॉपरली बाइफरकेट करवाना चाहिए। ये नहीं कि सारे गवर्नमेंट ड्यूज को नॉन करंट में ही डलवा, क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े टीडीएस वगैरह कटे हुए होते हैं और उससे उनकी करंट रेशियो अदरवाइज हिल जाती है अगर वो सारे नॉन करंट में, तो उससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ये सब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी दिक्कत करती है। ऑडिट रेक्टिफिकेशन, मैंने कहा ऑडिट रेक्टिफिकेशन की एंट्री का पूरी रिपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए, और आपने बिना रेक्टिफिकेशन तो हर ऑडिट में होता है, परंतु उसके बिना रेक्टिफिकेशन करवाए और आपने ऑडिट कंप्लीट कर दिया और उसकी आपके पास कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली वो आपने नहीं करवाया, वो ऑडिट आपने प्रैक्टिकली नहीं करवाया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बड़ा इशू है, कारों का भी इशू है, अदरवाइज भी इशू है। एक तो ओनरशिप, खासतौर से प्रॉपर्टी की ओनरशिप। मैं अभी एक एंटिटी का ऑडिट किया, उसने 30 साल पहले कोई 5 करोड़ की एसेट खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग, और जब मैंने पेपर मांगे इस साल तो उसने एग्रीमेंट टू सेल दिखलाया मुझे। 30 अभी तक उसके नाम में वो चढ़ी नहीं, राइट? क्योंकि अब क्या स्पेसिफिक पॉइंट कहीं से आया था उसकी रिपोर्टिंग में, तो मैंने इंसिस्ट किया जब तेरे नाम में चढ़ी तो तुझे ये बता दे किससे खरीदी थी, उससे तूने क्या कॉरेस्पॉन्डेंस की वो बता दे। मैंने खाली कॉरेस्पॉन्डेंस मांगी कि भाई नहीं चढ़ी तो तूने बायर से के साथ क्या कॉरेस्पॉन्डेंस कर रखी है, लास्ट क्या कोई डिस्प्यूट है तेरा, लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंस दिखला दे कि 30 साल से तूने आज तक इसको अपने नाम में नहीं चढ़ाया। कोई भी ऐसा आदमी नहीं कि 5 करोड़ की उस समय 30 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी जो कि आज 100 करोड़ वैल्यू रखती है, तो तूने आज तक रजिस्ट्री नहीं करवाई इसकी। तो जब उसने मेरे कहने पे उसका फाइंड आउट किया तो पता लगा जो बायर था जिससे उसने खरीदी है, सेलर जो था मतलब, उसके भी नाम में नहीं है। तो भाई डाउट और ज्यादा गहरा गया। फिर भी वो गवर्नमेंट एंटिटी थी, उस बेसिस पे उन्होंने अंडरटेकिंग दी, ये किया वो किया, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। परंतु इशू ये है कि जो 5 करोड़ की वैल्यू थी और जो उस पे उस समय स्टैंप ड्यूटी लगनी थी, और प्रैक्टिकली आज अब जब ट्रांसफर होगी वो आज के सर्कल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जो कि कम से कम उतनी हो जाएगी जितनी की आजकल प्रॉपर्टी की उस समय खरीदी हुई वैल्यू थी। तो भैया वो सर्टेन लायबिलिटी है टू मेक दैट प्लांट एंड मशीनरी इन योर नेम, तो उसकी एंट्री आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करवानी चाहिए उस स्टैंप ड्यूटी की। जिस दिन आप मार्च अगर 20 में कर रहे हो तो मार्च 20 में जो सर्किल वैल्यू है और उसके हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बनती है उसकी वैल्यू, उसकी वो कैलकुलेशन करके उसकी एंट्री उसमें डलवा के उसको सर्टेन लायबिलिटी बना। अब बहुत जगह ये पुट टू यूज और रेडी टू यूज का बहुत बड़ा झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा। और मैंने इनवेरिएबली देखा है इवन कंपनीज बैलेंस शीट में रेडी टू यूज तो कुछ होता ही नहीं, पुट टू यूज का कंसेप्ट ही आज मैक्सिमम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें चलाई जाती है। और या ये करती हैं कि बिल पे जो डेट होती है उस पर बुक कर लेती हैं और कैपिटलाइज करती हैं, जबकि जीआर कटी हुई होती है उसके 1 महीने बाद की, और बिल की डेट अलग है, जीआर की डेट अलग है, और जो इंस्टॉलेशन होके उसका इंस्टॉलेशन वाले का जो बिल आया उसकी डेट अलग है। इंस्टॉलेशन देके मेरे को पता लगा मैंने इंस्टॉलेशन करवाई, उसका खर्चा मैंने आखिरी 3 महीने बाद किया, लेकिन मैं 4 महीने की डेप्रिसिएशन और खा गया बीच में। तो रेडी टू यूज कब हुई? कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और अदरवाइज भी अगर दूसरी एंटिटी है, इवन पार्टनरशिप फर्म भी है, तो रेडी टू यूज की डेप्रिसिएशन अलग होगी। हम करते हैं भाई इनकम टैक्स का ले लो, इनकम टैक्स में तो वो टैक्स के बेनिफिट के लिए हाफ ईयर फुल ईयर है,
लेकिन अदरवाइज तो डेप्रिसिएशन तो ईयरली बेसिस पे लगनी है और जितनी लाइफ है उसमें स्प्रेड होनी है। तो वो एक सर्टेन डेट होगी। अगर 10 मई है तो मैं फुल ईयर ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, परंतु मेरे को बुक्स में फुल ईयर नहीं लेनी डेप्रिसिएशन, बुक में तो 40 दिन की कम लेनी है, इनकम टैक्स में फुल ईयर की लेनी है। चाहे रेट आप इनकम टैक्स वाला ही ले लो, तो दोनों के शेड्यूल अलग हो जाएंगे। आप ये तो मान सकते हो कि जो इनकम टैक्स में शेड्यूल में लाइफ दी हुई है वही लाइफ उस एसेट की मेरी बुक्स में भी है, लेकिन बुक्स में वो लाइफ है तो उसमें रेडी टू यूज का कॉन्सेप्ट आएगा डेप्रिसिएशन काउंट करते हुए। प्लीज टेक केयर। और आपको ग्रोस वैल्यू पे, चाहे इनकम टैक्स में हो चाहे आपका किसी और एक्ट में हो या किसी और एक्ट में हिस्टोरिकल वैल्यू पे हो, दोनों में आपको ग्रोस ब्लॉक की फिगर को इंटैक्ट रखना है। तो इनिशियली मैं कहाँ रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ और सब्सिक्वेंटली मैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करके रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, और उसको फिर जब वो बेच देता हूँ तो उसको कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी है, वो एज पर AS 10 हमारे को प्रॉपरली ध्यान करके उसकी कैलकुलेशन करके उसको रिवर्स करना चाहिए। अब कई बार ये होता है मैंने लैंड तो खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मैं बिल्डिंग पे को उस लैंड एंड बिल्डिंग को डाल देता हूँ PPE में, राइट, विच इज रॉन्ग। या मैंने खरीदी तो PPE में लेकिन डल गई लैंड इन्वेस्टमेंट में, विच इज रॉन्ग। दोनों ही केस में हमारे को उसका यूज क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके हिसाब से। और पता लगा आपको तो बता दिया कि फैक्ट्री के बगल में 5 एकड़ लैंड है, वो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी हुई है, परंतु जब आप फैक्ट्री को विजिट करने गए तो पता लगा उसमें 100 ट्रक खड़े हुए हैं जो फैक्ट्री के लिए है पार्किंग के हिसाब से। तो भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो आपके लिए बिजनेस के लिए यूज हो रही है, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया आपका वो। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जहां बड़े बड़ी बैलेंस शीट्स हैं, वहां कई बार तो मैं देखता हूँ ये रेट कैलकुलेशन का जब से ये बहुत बड़ा लफड़ा है। रेट कई बार उन शेड्यूल के चार्टों में ढंग से नहीं हुए होते, और कई बार जो बीच में एडिशन हुए होते हैं उस पर ढंग से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट नहीं हुए होते। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे, बड़े अमाउंट की आइटम्स कई बैलेंस शीटों में होती हैं, तो हमारे को इनकी क्या ऑथेंटिसिटी बनेगी, इसकी कैसे चेकिंग की जाएगी, कैसे हमारे को उसकी एग्जैक्ट वेरिफिकेशंस करनी है और कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, इनका ध्यान रखना। टाइम कितना है सर? हाफ एन आवर है सर अभी। हाफ एन आवर। हाँ जी। देखिए 2-3 इश्यूज और हैं। एक तो जो जब भी हम ऑडिट करते हैं इस चीज का ध्यान रख लें कि कौन सी एंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। जैसे ही अगर वो एंटिटी आपने देखा नहीं, अभी मैंने एक ऑडिट किया, उसने कहा कि मैंने कंसल्टेंट हायर कर रखा है और वो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है मेरी कंपनी, वो मेरे को इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं कहा उसने कहा मेरे ये जो एडवाइजर है मेरे को मेरे डेट इंस्ट्रूमेंट कैसे लिस्ट हो ये बताएगा। अब मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा तो आप इसका रिगार्डिंग कि आपकी इंटेंशन है कि आप लिस्टिंग करवा दें, कि आपने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रखा है नहीं कर रखा उसका। मैंने मांगा, उसने बोर्ड रेजोल्यूशन काफी टाइम तक नहीं दिया, और जब अल्टीमेटली मैंने उससे कहा भाई ये प्रॉब्लम है, तो उसने फिर कहा, डिस्क्लोजर किया मेरे को कि हमने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं ऐसा पास किया
जिसमें हमने इंटेंट किया हो कि हमारा डेट या इक्विटी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया लिस्ट होगा। अगर चाहे आप कोई कंपनी है या और कोई एंटिटी है, बाय एनी डिसीजन ऑफ द पर्संस दो चार्ज विद गवर्नेंस, आप ये शो कर देते हैं कि आपकी इंटेंट जनरली बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा आपकी इंटेंट टू गेट योर इंस्ट्रूमेंट डेट और इक्विटी लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, योर कंपनी, योर एंटिटी बिकम इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, or as soon as that entity become in the process of listing, that entity become category 1 entity, and not even that, that entity all Ind AS going to apply on that, going to apply Ind AS on them, क्योंकि लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग दोनों पे वो Ind AS लगते हैं। तो प्लीज टेक केयर। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल पहले डिसीजन करके बैठ जाते हैं कि हम लिस्ट करवाएंगे, किसी वजह से नहीं करवा पाते और आपको पता नहीं होता क्योंकि आपने वो रेजोल्यूशंस देखे नहीं है। तो आपको इस चीज का टेक केयर करना चाहिए। ये मैं इसके अंदर ये बताऊंगा खाली ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कि कई बार दिक्कत ये आती है कि ना तो वो पुट टू यूज हुआ ना रेडी टू यूज है, राइट। तो 3 साल से पड़ा हुआ है प्लांट, तो मुझे क्या उसकी कैरिंग कॉस्ट क्या दिखलानी है। मेरा ये व्यू है कि अगर 2-3 साल हो गए तो उसकी कैरिंग कॉस्ट को जानने के लिए उसकी वैल्यूएशन करवाना इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियर से, अगर वो कोई प्लांट है, और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो सिविल इंजीनियर से। हमारे अभी एक केस में ऐसे ही हुआ है, 3-4 करोड़ का कोई इक्विपमेंट था, वो पड़ा हुआ है 4 साल से 5 साल से पड़ा हुआ है। तो हर तीसरे साल में इंसिस्ट करता हूं कि कम से कम उसकी तीसरे साल तो वैल्यूएशन करवा दो। तो बीच में पीछे करवाया था तो इस सारा वो तीसरा साल पड़ रहा। तो इन्वेंट्री में इश्यूज आते हैं। हम जब ऑडिट करते हैं हमारे को पता ही नहीं है एंटिटी ने इन्वेंट्री, मैक्सिमम केसेस में हमारे पास कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं होती है कि मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन, हमारे पास ऑडिट फाइल में वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं होती है। और कई बार तो मैं देखता हूँ जो लिस्ट होती है उसमें नेगेटिव आइटम भी आ रही होती है, या मैं देखता हूँ कई बार उसमें कोई गुड्स पेरिशेबल नेचर के फिर भी उसका कोई, या स्लो मूविंग है उसका कोई डिडक्शन नहीं होती है। और कई बार तो मैं देखता हूँ कि कॉस्ट पे ले रखा होता सारा कुछ, रियलाइजेबल वैल्यू का कोई कॉलम ही नहीं होता, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का। टैली से निकाला, साइन किया और दे दिया आपको। तो भाई ये इन्वेंट्री जो एक ऐसी आइटम है जिसको वैल्यू मैनेजमेंट को करके देना है और जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर या नीचे हो सकती है, वो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको प्रॉपरली, उसके क्या मेथड उसने अडॉप्ट किए हैं, क्या उसका प्रॉपरली सेट है, उसकी पोस्टिंग कैसे करता है वो, उसकी वैल्यूएशन कैसे करता है, दोनों कॉस्ट क्या ले रखी है उसने ये आइटम वाइज, और उसने उसकी वैल्यूएशन कैसे कर रखी है, दोनों को आपको प्रॉपरली करना। और फिजिकल वेरीफाई कैसे किया उसने, क्योंकि जो इन्वेंट्री आपकी बुक्स में है और फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो, या पेरिश हो गई है तो उसको आपको डिडक्ट करना है। तो इस 31 मार्च के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। जो भी आप ऑडिट करें वो पेरिशेबिलिटी, अब कई लोग कह रहे हैं कि वो नोट देना है गोइंग कंसर्न का, नहीं देना। मैं कह रहा हूँ मेरी एंटिटी पे फर्क नहीं पड़ा तो मेरे को गोइंग कंसर्न का नोट क्यों देना है, ये भी एक इशू है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ही नहीं होगा तो ठीक है, फिर भी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंग हमारे को 4 लाइनें अपने नोट्स टू अकाउंट में जुड़वानी।
मैनेजमेंट को कहना चाहिए कि भाई आप इसके बारे में लिख दो इन वेरिएबल, जिससे कि आपकी स्किन सेफ हो जाए। अब दिक्कत यह है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इस बार बहुत बड़ा इवेंट हो गया है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो क्या इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, आपको उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, कैसे इम्पैक्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, इसको अभी ध्यान करना चाहिए। तो एक मेरा कंसोलिडेशन में अभी पीछे एक इशू आया कि मेरे को एक बैलेंस शीट कंसोलिडेट करनी थी, लेकिन जो मेरी एसोसिएट उसकी सब्सिडरी की एसोसिएट थी उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल मेरे पास नहीं आए। लेकिन पिछले साल में के ऑडिटेड में ही मेरी जो है इन्वेस्टमेंट 60% इरोड हो गई थी, और प्रोविजनल जो इस बार आई थी उसमें नॉन सिग्निफिकेंट इंक्रीज था लॉसेस का। तो मैंने उसको एम्फेसिस पैरा में डाल के उसको बता दिया कि भैया ये मैंने जो कंसोलिडेशन किया है ये पुरानी ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेस पे किया है, और इस साल की जो प्रोविजनल मेरे को मैनेजमेंट ने साइन करके प्रोवाइड किया उसके बेसिस पे किया है, और जो भी इसके अलावा रीइंस्टेट होगी अगले साल, जो भी मटेरियलिटी बनेगी मेरी बैलेंस शीट के हिसाब से वो वैसे भी मटेरियल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट, और मैंने ऑलरेडी 50% का उसमें 60% का प्रोविजन ऑलरेडी जो पिछले साल मेरी इरोड हो गई उसके हिसाब से मैंने प्रोवाइड फॉर कर रखा है, राइट। तो मेरे को तो खाली जो अभी प्रोविजनल हुआ है अगर इसमें कोई और कुछ अमाउंट होगा तो मैं दोबारा उसको कर दूंगा, और मैंने अपनी बैलेंस शीट को उसमें कंसोलिडेट, क्योंकि कई बार कंसोलिडेशन में अब ये भी दिक्कत पीछे सालों में आई है कि कई जगह जो स्ट्राइक ऑफ कंपनियां हो गई हैं और वो किसी की इस तरह से एसोसिएट्स या सब्सिडरी हैं उनके ऑडिट नहीं हुए, तो वहां पर भी ये सब दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो सिग्निफिकेंट मटेरियल नेचर है तो आपको क्वालिफाई करना चाहिए, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो मैटर ऑफ में जरूर डालना चाहिए, मेरा ये मानना। अब सर कोई क्वेश्चंस हो तो ले लेते हैं, या कोई इशू है तो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो कोई नहीं। एक चीज और मैं कहूंगा, इंटेंजिबल जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का टेस्ट इस बार जो बड़े क्लाइंट हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का टेस्ट आप जरूर करें कि वो कैरिंग कॉस्ट पे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कैरिंग कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं है पहला, या उसका फ्यूचर कैश फ्लो जो उससे आने वाला है वो कैरिंग कॉस्ट से ज्यादा नहीं जाना। दोनों में से अगर दोनों कैरिंग कॉस्ट से नीचे है तो उसको इम्पेयर करना है आपको, और वो इम्पेयरमेंट का टेस्ट मैनेजमेंट करवा के देगा, उस पर रिलाई करना है। तो ये इम्पेयरमेंट का टेस्ट आप जरूर करवाएं, जो भी बड़े क्लाइंट हैं जहां इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट हो सकती है, और एसेट में कुछ भी एसेट हो सकती है, राइट। हाँ जी, मेरे ख्याल अगर कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं। क्वेश्चन सर चैट में तो कोई नहीं आया हुआ अभी। चैट में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ अच्छा, मेंबर अगर एक दो पॉइंट और ले लेता हूं मैं। हाँ एक दो पॉइंट ले लो सर प्लीज। देखिए एक तो बहुत सारी बैलेंस शीट में बैलेंस शीट एज एट ना होते एज ऑन हो जाती है, जबकि शेड्यूल 3 शुरू से ही या शेड्यूल 6 पहले से ही कहता है बैलेंस शीट इज एज एट, एंड एज एट इसलिए कहता है बैलेंस शीट इज ऑलवेज डिपिक्ट एंड प्रिपेयर्ड एट द क्लोज ऑफ द आवर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट। तो बैलेंस शीट ऑलवेज बिकम क्लोजिंग आवर ऑफ द डे ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, and the closing balance sheet prepared at the closing hour of the day of that year, right। तो balance sheet is always as at not as on। मैं इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे पब्लिकेशंस के अंदर और स्टूडेंट्स के मटेरियल के अंदर देखता हूं कि बैलेंस शीट एज ऑन है। तो हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर यहाँ हैं, मैं कई बार बोर्ड ऑफ स्टडीज को भी इस बात के लिए अवगत करा चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा उसका रिस्पॉन्स है। तो ये बैलेंस शीट एज एट होनी चाहिए। दूसरी मैं देखता हूं कि हमारी जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह हैं इस पे बड़ा डिफरेंट व्यू है
कि 12, जबकि शेड्यूल 3 कहता है कि 12 महीने से ऊपर की है तो उसको हमारे को कैश एंड कैश इक्विवलेंट में इवन 12 महीने से ऊपर है। लेकिन कहीं कोई सर्कुलर है, पता नहीं कहां पर है, वो कहता है कि नहीं, वो उसको हमारे को लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहिए, मतलब नॉन करंट में लेके जाना चाहिए। मेरा व्यू है जो डिमांड डिपॉजिट है, जो इनकम्बर्ड नहीं है, जो फिक्स नहीं है किसी चीज के साथ, अगर वो रिलाइजेबल है बिफोर दैट, तो हमारे को उसको कैश एंड कैश इक्विवलेंट में लेके जाना। तीसरा इश्यू ये है मेरा कि ट्रेड पेएबल और द अदर लायबिलिटी, अदर पेएबल, उसका डिफरेंशिएशन बहुत ढंग से करना चाहिए। मैं देखता हूँ ट्रेड पेएबल और अदर पेएबल का डिफरेंस ही नहीं हो पाता कई बार। तो जो शेड्यूल 3 है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसके हिसाब से जरूर हमारे को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, मतलब बुक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके हिसाब से ध्यान करके प्रिपेयर करना चाहिए कि हमने कम से कम वो फॉलो किया है शेड्यूल 3 या नहीं। कई बार देखता हूँ आज भी कि हम शेड्यूल 3 को जिस तरह से उन्होंने कहा है प्रेजेंटेशन, वो कई बार हम चूक जाते हैं। तो हमारा प्रेजेंटेशन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसी लाइन पे हो तो रीडर को भी, यूजर को भी और हमें भी, और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और जहां तक हो सके हमारे को इंटेंजिबल में बड़े इश्यूज हैं। कई बार तो मैं देखता हूं कि हम 5-5 हजार की आइटम, 2-2 हजार की, जबकि कंपनीज एक्ट तो कहता है 5 हजार की आइटम से नीचे है तो वो सारा डेप्रिशिएट कर दो आप, परंतु ये भी नहीं हो पाता। कई बार मैंने देखा है वो हम उसके अंदर चलाए जा रहे होते हैं 3,000 की कोई चीज और हमने उसको फुल डेप्रिशिएट भी चीज लो। मेरे हिसाब से उसको प्रॉपरली हमारे को अकाउंट फॉर करना चाहिए एज पर गाइडलाइंस, और उसका भी डेफर्ड टैक्सेशन वहां वैसे क्रिएट होगा तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे डेफर्ड टैक्स के इश्यूज ऐसे हैं जो हम ध्यान करके जब डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं उनको टेक केयर नहीं कर पाते। जो बेनिफिट आज हैं और मतलब जिनके टाइम गैप है जिनमें, वो बहुत सारी चीजें हम 1-2 चीजों को छोड़ के अपने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम टाइम गैप की वजह से होनी चाहिए परंतु नहीं ले पाते हम। मेरे हिसाब से तो मैंने काफी कवर कर दिया है, और आपके कोई पॉइंट है, कोई और कोई आप चाहते हैं कि कोई इस पॉइंट पे मेरे को बोलना है तो मैं। सर किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो मेंशन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, Q&A में, या पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं, मैं अलाउ कर दूंगा यहाँ से। रेज हैंड कर दें प्लीज अगर कोई क्वेरी किसी मेंबर की है तो। खेमका जी, एक इशू है रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगता है रेवेन्यू बुकिंग के लिए, बट रेवेन्यू जो है रियलाइज नहीं हो रहा है। रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो रहा है तो प्रमोटर तो कह रहे हैं कि फंड्स आ नहीं रहे हैं, सेल हो नहीं रही है, मार्केट इज फॉर डाउन रियल एस्टेट में, इनकम बुक करेंगे, टैक्स पे करेंगे। तो जीएसटी के भी इश्यूज में जी वो इशू है ही सर। सो इस केस में परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की के बारे में थोड़ा सा लाइट डालेंगे कि अब मैंडेटरी हो जाता है? मैंडेटरी तो है ही, इसमें कोई इशू ही नहीं है, कोई आपको लीवे तो है ही। प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी बताएंगे आपको। मेरे हिसाब से तो मैंडेटरी है, या तो बैक टू, या तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तब तो ठीक है, कि आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है तब तो ठीक है। एक पॉइंट में जरूर बताना चाहूंगा, मैं भूल गया, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बहुत सारी एंटिटीज में देखा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से मेरे को याद आ गया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को फ्लैग कर लेते हैं सर 1 मिनट, कि इम्प्रेस्ड अकाउंट के माध्यम से पेमेंट्स बहुत होती हैं। मैंने एम्प्लॉय को अपने बैंक से 5 लाख रुपए निकाल के दिए कैश में, बिल्कुल, और एम्प्लॉय
उसकी पेमेंट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे या डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए कर रहा है। मैंने एक बार दे दिया तो वो कैश मैंने दिखलाया, कैश दिया अपने एम्प्लॉय को, जो कि कोई रोक नहीं है, राइट। लेकिन उसने आगे 10,000 से ऊपर की और इंप्रेस्ड, अब वो कैश बुक में नहीं आ रही, वो इंप्रेस्ड अकाउंट में जा रही है उसके। तो मेरा इसमें ये मानना है ये बड़ा खतरनाक मोड ऑफ ऑपरेंडी है। अगर कंपनी ने कैश निकाल लिया और वो कैश एम्प्लॉय को दिया और उस एम्प्लॉय ने चाहे अपने चेक से पेमेंट की और चाहे कैश में पेमेंट की, all payments will be covered that payment has been made in cash। और चाहे 269 के इशू हो, उसमें 20,000 के, 10,000 के, 2 लाख के, वो सारे इशू कवर होंगे मेरे हिसाब से। तो आपको कंपनी ने चेक इशू किया है, कंपनी ने एम्प्लॉय को चेक दे दिया 5 लाख का। अगर कंपनी ने एम्प्लॉय को चेक दे दिया और एम्प्लॉय ने कैश में पेमेंट करी है, जी 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 जी, तब भी ये इशू है। मेरे हिसाब से दोनों केसेस में इशू है। एक केस में अगर बच सकता है कि एम्प्लॉय ने बिल लिया अपने नाम में, राइट, और उसका रिएम्बर्समेंट लिया, राइट, तो वहां रिएम्बर्समेंट में कहीं कुछ बच सकता है तो बच सकता है। रिएम्बर्समेंट तो सारा ही है सर, उसके नाम पे बिल है या नहीं है। आप मैं गया घूमने, होटल में ठहरा, 20,000 रुपए की पेमेंट कर दी, मैंने कंपनी के नाम पे बिल नहीं लिया, मैंने खाली अपना रिएम्बर्समेंट का बिल दिया और उसकी पेमेंट की बात ही करें ना सर, चेक से ले ली, उसकी पेमेंट मैंने चेक से ले ली कंपनी से, तो कंपनी का काम खत्म हो गया। उसकी पेमेंट कंपनी से कैश में ले ली तब भी खत्म, तब भी अलाउ नहीं है। ठीक है ठीक है। बट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सपोज सुपरवाइजर ले गया 5 लाख, वो एक्सपेंसेस कर रहा है, पेटी परचेजेस की 5 लाख में, तो इन दैट केस, उस केस में बताइए। हाँ, उस केस में अगर सुपरवाइजर ले गया और वो 5 लाख से चेक कैश में, कंपनी से कैश ले गया, नहीं कंपनी से चेक लिया है, कंपनी से चेक ले लिया उसने, अब वो चेक वो कैश में पेमेंट कर रहा है, हाँ जी, वो कैश में पेमेंट कर रहा है, तो वो कवर होगा सर। ओके, 201%। अब वो कंपनी की कैश बुक में कहीं एंट्री नहीं आएगी, जो सिस्टम जनरेटेड, यही तो ऑडिटर का कमाल है। यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा। अब वो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स जो निकलती हैं उसमें कहीं नहीं आएगी एंट्री। परंतु उसको आप वो तो एम्प्लॉय तो दिखलाएगा ना, मैंने इनको जब आपको वो देगा वो लिख के, वो एडजस्टमेंट, हाँ एडजस्टमेंट वाउचर्स में से जब वाउचर देगा तो वो लिख के देगा मैंने कैसे पेमेंट की है इसकी। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा इशू है, हर तरह की एंटिटी में ये इशू आएगा। आपका 269 वाला भी आएगा, फिर वो कई जगह ये भी हो सकता है कि फॉर्म 60-61 वाली जो रिपोर्टिंग है उसकी भी रिक्वायरमेंट आ जाए आपकी। अब जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला जो इशू आपने रेस किया है ना सर जी, उसमें तो कंप्लीशन मेथड वाला, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड वाला मामला है ही है, उसमें कोई इशू ही नहीं। एक बार प्रमोद जी से ही पूछ लेते हैं सर। प्रमोद जी, हाँ बोलो, जरा बताएं सर, जरा लाइट डालें पॉइंट पे, गगन जी के पॉइंट पे। कैश वाला नहीं, ये जो कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड वाला जो पॉइंट है ना, कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन का नहीं है, इनका ना डिफरेंट है। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है या नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हाँ रियल एस्टेट कंपनी है, अपना प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट के ऊपर आपको इंड एएस एप्लीकेबल है या नॉर्मल एएस? नॉर्मल एएस। नॉर्मल एएस के ऊपर कोई आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के अंदर भी देखूं तो मेरे को नॉर्मल एएस के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन इसके पास मेरे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है व्हिच इज गाइडेंस नोट फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन इशूड बाय आईसीआई। प्रमोद जी वीडियो ऑन करो सर एक बार। हाँ जी, यदि जी आप स्लाइड क्लोज कर रियल एस्टेट में और उसमें तो अंतर आ ही जाएगा ना प्रमोद जी। हैं ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में लगता है। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, दिस इज अगर आप रियल एस्टेट में चले जाते हो तो वहां से बाहर आ जाते हो आप। हाँ जी, तो रियल एस्टेट में सिर्फ एक गाइडेंस नोट है। आईसीडीएस के अंदर भी एक उन्होंने ड्राफ्ट इशू किया था, फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, बट वो अभी तक ड्राफ्ट ही है, उसको फाइनलाइज नहीं किया उन्होंने,
क्योंकि इस पे कोई एएस है ही नहीं, और इंड एएस और इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। इंड एएस नॉर्मली कहता है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, वो कहता है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड की बात करता है। ओनली इन रेयर केसेस यस, इफ it is there on the accrual basis, then you can also then still you can go on the प्रमोद जी जहाँ कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है ना, वो प्रोजेक्ट वाइज ले लेता है, टावर वाइज ले लेता है वो। हाँ, मैं इंडियाज की बात कर रहा हूँ, वहां पर इंडिया में तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, सो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। सो अभी एक्चुअली क्या है, इनकम टैक्स के अंदर ये दोनों ही है। आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट को लेके चलो, उसके हिसाब से आपका काम है। कंप्लीशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंसिस्टेंसी भी तो देखनी पड़ेगी ना पिछले सालों की। हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीशन मेथड ही चल रहा है। हाँ, चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। और किसी मेंबर की क्वेरी है सर कोई? हाँ जी, है नहीं सर क्वेरी कोई? तो थैंक यू जितेंद्र जी फॉर सच एन वंडरफुल सेशन and very detailed discussions of this topic, of the today topic. Now I request CA Anil Ispiniani ji to conclude the meeting and formal word of thanks. Over to Anil ji. पूरा कवर ही हो गया। Thank you Khemka ji, Jatinder Khemka ji, thank you for covering the topic so beautifully and sharing your knowledge. And thank you Pramod Jain ji, our Central Council member. Thank you Rakesh Gupta ji, Praveen Jain भाई ji. मेरे को, मैंने आपको पहले भी कहा, मेरे को वेस्ट दिल्ली में कोई सेंट्रल काउंसिल नहीं है, आप ये नॉर्मल मेंबर है। सर नहीं बिल्कुल सर, दोनों आप सेंट्रल काउंसिल मेंबर भी हमारे वैसे भी ब्रदर हैं। And Praveen Jain ji for organizing the meeting time to time. And thanks to all the participants for attending this webinar. Thank you so much. मेरी सर एक रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक्स चाहते हैं मेंबर्स ना, वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे या तो डाल दें, सो दैट इन फ्यूचर मीटिंग्स ना हम टॉपिक्स को ले सकें। और हो सकता है तो स्पीकर भी सजेस्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, बट टॉपिक तो जरूर बता दें हमें, ताकि सो दैट हम नेक्स्ट मीटिंग्स में टॉपिक को कवर करवा लें अपने सर्कल में। तो थैंक यू ऑल द मेंबर्स फॉर अटेंडिंग द वेबिनार। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। Thank you so much. Thank you ji, thank you sir.